हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम चर्चा करेंगे एमसीक्यूज पार्ट 2 की। देखिए भाई, इससे पहले भी हम एमसीक्यूज की चर्चा कर चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है बढ़िया तरीके से, क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो भाई आज के क्वेश्चन थोड़े से अगले लेवल पे लेके चलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। और अब मैं हमेशा यही कहता हूं आपसे कि भैया मैं तो एमसीक्यू फॉर्मेट में करा रहा हूं, लेकिन ऐसा मत सोचो कि जो मैं करा रहा हूं सेम वैसे फॉर्मेट में एग्जाम में आएगा। हो सकता है कि जो क्वेश्चन यहां पे आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिख रहा है वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल फॉर्मेट में दिख जाएगा, असर्शन रीजन के फॉर्मेट में दिख जाएगा। 2 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल, किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है भैया, ठीक है। तो यहां पे तो चलो एमसीक्यू है, आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, लेकिन ऑप्शंस की आदत मत डालना इतनी ज्यादा। बिना ऑप्शंस के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए हम लोगों को। बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करके उसका फाइनल आंसर है, ऐसी आदत हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई हमेशा की तरह पेन और पेपर आप लोगों के पास होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, आप वीडियो को पॉज करो, कोई खुद से एक बार ट्राई करना और देखना कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं कहानी को विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला ही सवाल एकदम धांसू वाला क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। एक कैपेसिटर को फिल किया है एक इंसुलेटर से और एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इसकी प्लेट्स पे। एनर्जी जो स्टोर हो रही है कैपेसिटर में वो है U। नाउ द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स एंड द इंसुलेटर इज पुल्ड आउट ऑफ द कैपेसिटर। द वर्क परफॉर्म्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन पुलिंग आउट द इंसुलेटर इज 4U। देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंसुलेटर इज। भाई साहब क्या हुआ, यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल किया गया कैपेसिटर के अंदर और इसको आपने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। सोर्स मतलब बैटरी से कनेक्ट किया, सेल से कनेक्ट किया। भाई इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई उसको बोल दिया इन्होंने U। एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो उसमें डिफाइन कर दी है U। अब आपने कैपेसिटर को सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया है। अगर आप कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट करते हो तो उसका जो वो पार्ट होता है वो आइसोलेट, देखो कैपेसिटर आइसोलेटेड हो गया, उस केस में जो चार्ज होता है उसके ऊपर वो कांस्टेंट हो जाएगा। और जब आपने इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट किया उसके बाद अब आप इसमें से इस डाइलेक्ट्रिक को पुल आउट यानी कि बाहर निकाल रहे हो कैपेसिटर में से। और ये करते समय देखिए भाई क्या है कि इस इंसुलेटर को जब आप बाहर निकालते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहां पे आप वर्क कर रहे हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और जो वर्क आप कर रहे हो वो 4U है। तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बताना है ऑफ द मटेरियल। भाई क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ये आप कॉन्सेप्ट यहां पे यूज कर सकते हैं। द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू डेल्टा U वाला, है ना। जो भी आप वर्क डन करते हो उससे एनर्जी में चेंज आता है। जब भी आप किसी भी सिस्टम पे वर्क करोगे उस सिस्टम की एनर्जी में चेंजेस आते हैं बेटा। सो वर्क डन को डेल्टा U लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पे गिवन है ये चीज हम लोगों को कि W जो है वो है 4U और इनिशियल एनर्जी जो हो जाएगी U हो जाएगी। मुझे फाइनल एनर्जी का भी कुछ अता पता नहीं है कि फाइनल एनर्जी है कितनी। तो आओ जरा पहले तो थोड़ा सा विचार करते हैं कि हो क्या रहा है यहां पे, है ना साहब। यहां पे कैपेसिटर को फिल किया विद द इंसुलेटर, तो पहली लाइन पढ़ के मैं इसका कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं क्या? पहली लाइन को पढ़ने से क्या मैं इसका कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। मुझे K का वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा, इसके इसमें मुझे K का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया सर। C को मान लेते हैं कि C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के। ये मैंने मान लिया बेटा, ये बात मैं मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए। लेट्स से C जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर होता है। तो C इनिशियल जो है वो हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C। C इनिशियल जो हो जाता है बेटा वो K टाइम्स ऑफ C हो जाता है, ठीक है। एक रेफरेंस जो होता है ना हमने सेलेक्ट करके रखा है कि मान लो यार ये C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, तो इनिशियल जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स होगा C के। भैया अगर ये K टाइम्स ऑफ C है और अब आपने क्या किया बेटा, एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो है U, तो U इनिशियल को आप लिखते हो हाफ CV स्क्वायर। देखिए बेटा ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। देखिए सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू इट्स प्लेट्स, यानी कि आपने इसको सोर्स से कनेक्ट करके रखा है, बैटरी से कनेक्ट किया है, तभी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है, इसलिए हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं। लेकिन यहां पे सर C इनिशियल आएगा, सो इट विल बी हाफ KC V स्क्वायर। क्या ये बात समझ आती है सभी को? ये इनिशियल एनर्जी हो जाएगी भैया कैपेसिटर में जो स्टोर होती है, हाफ इनिशियल कैपेसिटेंस, बैटरी से कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा बेटा उस केस में, जब तक बैटरी से कनेक्टेड है तब तक की कहानी है ये। सो U इनिशियल को आपने लिखा हाफ KC V स्क्वायर। बढ़िया है, अच्छा है सर।
ये आपका u के बराबर होता है, क्योंकि u इनिशियल देखिए बेटा क्वेश्चन में गिवन है u है, तो ये आपका u के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अब फाइनल वाली की बात करते हैं। फाइनली आपने कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया है फ्रॉम द सोर्स। सो फाइनली जब आप इसको डिस्कनेक्ट करते हो तो Q कांस्टेंट हो जाता है। व्हेन कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, व्हेन disconnected from source. So when the capacitor is disconnected from source, तो उस केस में साहब Q जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड इफ insulator is pulled out, तो C फाइनल जो हो जाएगा दैट विल बी, कितना हो जाएगा बेटा, वो कितना हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा क्या? बोलो भैया, फाइनल कैपेसिटेंस C के बराबर हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल दिया है, तो यहां पे फाइनल कैपेसिटेंस जो है वो C के बराबर ही रहेगा। लेकिन सर Q इक्वल्स टू CV के फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ है, कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ है, तो यहां पे अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ है तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। आप सोचो ना, पहले कैपेसिटेंस था K टाइम्स ऑफ C, आज कैपेसिटेंस हो चुका है सिर्फ C, यानी कि कैपेसिटेंस डिक्रीज है सर, और फाइनल कैपेसिटेंस आपका C के बराबर ही रहेगा। एक्चुअली ये होना तो ऐसे चाहिए, ये होना तो ऐसे चाहिए, C इनिशियल डिवाइडेड बाय K, ठीक है, ये बनता है तो ऐसे, लेकिन C इनिशियल को आप K टाइम्स ऑफ C लिखते हो तो डिवाइडेड बाय K, K से K खत्म हो जाएगा और यहां पे ये C के बराबर आएगा, यानी कि फाइनल कैपेसिटेंस C के बराबर होता है, जो कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D रहता है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, बैटरी को रिमूव करने से Q कांस्टेंट था हमारे पास, तो यहां पे हमने बोला कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि यहां पे फाइनल पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ द V इनिशियल, और अगर इनिशियल पोटेंशियल को आपने V ले रखा है, सो V फाइनल इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ V। तो बेटा जी क्या उस केस में फाइनल एनर्जी निकालना पॉसिबल है? सर हाफ CV स्क्वायर, उस केस में कैपेसिटेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज पे जरूर फर्क पड़ेगा सर, उसमें क्या सर फर्क पड़ता है यहां पे KV का होल स्क्वायर। सो फाइनल एनर्जी विल बी हाफ K स्क्वायर CV स्क्वायर। सो यू हैव इनिशियल एनर्जी, यू हैव द फाइनल एनर्जी। तो भैया यहां पे हमने दिमाग लगाया वर्क डन का, U फाइनल माइनस U इनिशियल करके, वर्क डन है 4U, U फाइनल माइनस U, सो U फाइनल जो है बेटा वो 5U के बराबर हो जाएगा। क्या मैं आपको ऐसे कह सकता हूं कि U फाइनल जो है वो 5 टाइम्स ऑफ U इनिशियल के बराबर हो जाएगा? बिकॉज U इनिशियल U के बराबर ही है, U इनिशियल U के बराबर है, तो U की जगह U इनिशियल लिख दिया। अब देखिए बेटा, फाइनल एनर्जी आप निकाल चुके हो, दैट विल बी हाफ K स्क्वायर CV स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ हाफ K CV स्क्वायर। बेटा यही था शायद इनिशियल एनर्जी आपने निकाला था, हाफ K CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हाफ K स्क्वायर CV स्क्वायर हो गया। जो चीजें कट सकती है उनको काटेंगे, जैसे कि हाफ से हाफ मर जाएगा, C से C मर जाएगा, V स्क्वायर से V स्क्वायर भी मर जाएगा, एक K से एक K कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद K इज इक्वल्स टू 5। So K is equals to 5 is the dielectric constant of that insulator, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन सी आपको शायद ये चीज सेटिस्फाई कर देगी, एक बार देख लो, समझ आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। वर्क डन का फॉर्मूला बेटा डेल्टा यू होता है एक्सटर्नल, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं इस केस में। देखिए अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे वर्क करता है, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे वर्क करता है तो वो माइनस के डेल्टा यू के बराबर होता है, लेकिन ये वर्क हमने किया है। ये देखिए ये बात लिखी हुई, द वर्क परफॉर्म अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके अगेंस्ट में वर्क कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं सर। तो ये हमने वर्क किया जिससे कि उसके एनर्जी में चेंज आया,
तो भैया वो वाली कहानी, इनिशियल एनर्जी वो थी, फाइनल एनर्जी क्या थी वो भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए भाई, तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। देखिए कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के बाद इंसुलेटर को आप बाहर निकाल रहे हैं कैपेसिटर में से, इसलिए वहां पे वेरिएशन आया ऐसे, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, वहां पे वेरिएशन आया और वो वेरिएशन आपकी आंखों के सामने रख दिया गया है पूरा का पूरा। तो ये कहानी है भैया क्वेश्चन नंबर 1 की। तुरंत प्रभाव से जल्दी जल्दी से फटाफट से इसको छाप लिया जाए ताकि हम आगे बढ़ सके हमारे अगले सवाल की ओर। भाई यहां तक तो क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या भी नहीं होगी सर। तो यहां से आगे बढ़ना है, यहां पे आना है, इस पूरे पिक्चर को छापना है, जल्दी जल्दी से छाप लो यार, फटाफट से नोट कर लो। हो गया, चलिए वेरी गुड। सो ये कहानी हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की समाप्त। तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है ए और बी दो कैपेसिटर्स कंडेंसर्स है, तो कैपेसिटर ही होते बेटा, चिंता मत करना। कैपेसिटीज 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड की है। दे आर चार्ज्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। इफ दे आर नाउ कनेक्टेड पॉजिटिव टू पॉजिटिव, द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द कनेक्टिंग वायर इज। बेटा जी दो कैपेसिटर्स है ए एंड बी, पहले वो अलग अलग थे, जैसे कि कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगी कि एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, ये है हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर, ये है 4 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर। देखिए 2 माइक्रोफैरेड वाले को आपने चार्ज किया है 12 वोल्ट पे, ये इसका C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। यहां पे आपने इसको चार्ज किया है 6 वोल्ट पे, ये V2 हो जाएगा। बेटा इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा इनिशियली, Q1 जो रहेगा दैट विल बी 24 माइक्रोकूलम का। सोच लो एक बार, Q इक्वल्स टू CV होता है तो Q1 इक्वल्स टू C1 V1 के हिसाब से 12 2 24 होता है। सिमिलरली यहां पे भी Q2 की मैं बात करूं तो Q2 इक्वल्स टू C2 V2 6 4 24 होता है, ये भी 24 माइक्रोकूलम का चार्ज हो जाएगा। पहले ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, देखिए वहां पे स्विच ओपन करके रखा हुआ है। जैसे ही इस स्विच को क्लोज किया जाएगा, जैसे ही इस स्विच को क्लोज कर दिया जाएगा, ये सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये सर्किट हो जाएगा, यहां पे इस पे चार्ज आ जाएगा Q1 डैश, इस पे चार्ज हो जाएगा Q2 डैश। आप देख सकते हो जैसे ही स्विच को क्लोज किया, ये स्विच पहले ओपन था भैया, ये स्विच पहले ओपन था, ये ओपन स्विच था, इसको आपने क्लोज कर दिया है। नाउ द स्विच इज क्लोज। यहां पे डॉट डॉट लगा देता हूं ऐसे ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो इस स्विच को क्लोज कर दिया आपने, नाउ दिस इज द क्लोज स्विच। अब क्लोज करते ही बेटा जी आप देख रहे होंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ चुका है। ये किस में आ चुका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ चुका है ये। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते ही भैया एक चीज ऐसी है जो दोनों के पास सेम होती है, वो है पोटेंशियल। यानी कि इसके ऊपर पोटेंशियल अगर V आता है तो इधर भी पोटेंशियल V ही आता है, तो ये कहलाता है कॉमन पोटेंशियल। ये क्या कहलाता है, कॉमन पोटेंशियल। ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे चार्ज जो फ्लो हो रहा है मुझे वो फाइंड आउट करना है। बेटा जी कॉमन पोटेंशियल कैसे फाइंड करें, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। Q1 की जगह 24, Q2 की जगह 24 पुट कर दीजिए, 24 माइक्रोकूलम प्लस 24 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू, बेटा जी Q1 डैश की जगह पे मैं पुट करूंगा, इसका कैपेसिटेंस में तो कोई चेंज नहीं आया, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा C1V प्लस C2V। भैया Q1 Q2 की जगह तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, Q1 डैश की जगह C1V, Q2 डैश की जगह C2V, और यहां से अगर मैं V की वैल्यू निकालूं तो इट विल बी कितना रहेगा, 2 इंटू 24 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। भैया 24 को 2 बार जोड़ोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बात होगी यार, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। तो ऐसा करने से मुझे कॉमन पोटेंशियल मिलेगा, दैट विल बी गिवन बाय V इज इक्वल्स टू 2 इंटू 24 माइक्रो था बेटा, 10 का पावर माइनस का 6 लगा दिया, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2।
कितना हो जाएगा भैया, एक का कैपेसिटेंस 2 है, दूसरे का 4 है, सो 2 + 4, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 प्लस 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, सो V हो जाएगा 48 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइड बाय 4, 56 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। सही है ना यार, ये कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड का और 4 माइक्रोफेरेड का था, तो ये काम बन गया। 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6 छम्मा छम्मा हो गए, और भैया कितना होता है, 8 5 40, 8 6 48, सो कॉमन पोटेंशियल बनता है 8 वोल्ट का। ऐसा करने से मुझे इन पे फाइनल चार्ज मिल जाएंगे, मतलब मैं Q1 डैश का और Q2 डैश का वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां से अगर मैं Q1 डैश की वैल्यू निकालूं, इट विल बी C1 इंटू V, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इंटू V का वैल्यू हो जाएगा बेटा 8, 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलम, यानी कि 16 माइक्रो कूलम। दिस इज Q1 डैश। ये कितना हो गया बेटा, Q1 डैश हो गया। सिमिलरली अगर मैं Q2 डैश की बात करूं, Q2 डैश विल बी C2 इंटू V, C2 था 4 माइक्रोफेरेड का, 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय, बेटा कॉमन पोटेंशियल है 8, सो इट विल बी 8, 32 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलम, यानी कि ये बन जाएगा 32 माइक्रोफेरेड कूलम। ये हो जाएगा Q2 डैश। अच्छा, अगर आप देखें तो Q1 का वैल्यू 24 माइक्रो कूलम है, Q2 का वैल्यू भी 24 माइक्रो कूलम है, लेकिन Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू अलग अलग है। 24 माइक्रो कूलम, Q2 भी 24 माइक्रो कूलम, यानी कि Q1 की जो वैल्यू थी वो डिक्रीज हो गई और Q2 की वैल्यू इंक्रीज हुई, मतलब कि चार्ज का फ्लो हुआ है पहले कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की ओर। देयरफॉर चार्ज का जो भी फ्लो हो रहा है वो C1 से C2 की ओर हो रहा है। बेटा C1 कौन है, ये रहा चार्ज का फ्लो, ऐसे होगा भैया इधर, ये चार्ज का फ्लो होगा C1 से C2 की ओर। भैया C1 कौन है, A, अच्छा नाम दे रखा है, इनको नाम दे रखा है A और इसको नाम दे रखा है B, तो चार्ज का फ्लो A से B हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है आओ जरा देख लेते हैं। भैया दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन A, दिस इज द इनिशियल चार्ज ऑन A, तो चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल चार्ज, सॉरी किसका निकाल लें, आपको जिसका अच्छा लगे, Q1 के लिए निकाल लो, Q2 के लिए निकाल लो, आंसर सेम आएगा बेटे इसमें। सो इस केस में हम बोलते हैं कि ये इसका फाइनल चार्ज है, इसका इनिशियल चार्ज है, तो इट विल बी Q1 माइनस का Q1 डैश, यानी कि 24 माइक्रो कूलम माइनस का 16 माइक्रो कूलम, कितना होता है बेटा, ये 8 माइक्रो कूलम होता है। भैया 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 होता है, 8 है। सो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, स्मॉल q से मैंने नोट किया था चार्ज के फ्लो को, वो है 8 माइक्रो कूलम का। तो भैया देखो बड़ा सा न्यूमेरिकल आपके सामने है, 8 माइक्रो कूलम, वो भी A से B की ओर ट्रांसफर हो रहा है, B से A की ओर नहीं होगा। तो मैं वही कह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है मेरे बच्चे यहां पे कि आपको ये MCQ के फॉर्मेट में ही दिया जाए बात, कोई जरूरी नहीं है कि MCQ के फॉर्मेट में ही आपको ये बात दी जाए, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ये बात बोल दी जाए। न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि भैया चार्ज का कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं यहां करा रहा हूं वो MCQ में ही आएगा, एग्जाम में भी आपके पास, एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में आए, हमें आना चाहिए बस, ठीक है। ये है कहानी क्वेश्चन नंबर 2 की। जल्दी जल्दी से फटाफट से तुरंत प्रभाव से इसको छाप लो यार, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हो गया, नोट किया, यहां पे आओ, ये हमारी फाइनल पिक्चर यहां तक है बेटा, जल्दी जल्दी से छाप लो, फटाफट से नोट कर लो। हो गया नोट, कर लिया होगा अब तक तो, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, सारी बातें सबको समझ आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें एक ही स्लाइड थी ना, आगे तक तो नहीं गया ना मैं, नहीं गया, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं कनेक्टेड है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द वन ऑफ द कैपेसिटर।
पहले दोनों कैपेसिटर्स के बीच में एयर था बेटा, दोनों कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एयर था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक कैपेसिटर के अंदर आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हो सो दैट द बैटरी, अच्छा यहां पे क्या बोल रहे हैं, ताकि ये गैप जो है वो फिल हो जाए, और बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी को नहीं किया, डिस्कनेक्ट नहीं किया यहां पे, ठीक है, तो बैटरी कनेक्टेड ही है। द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी, भाई कितना चार्ज हो जाएगा हर एक कैपेसिटर के ऊपर, यहां पे इन्होंने बोला चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज क्यू नॉट, ये पहले वाले केस में है। सो इनिशियली चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज क्यू नॉट भैया, इनिशियली चार्ज on each capacitor be Q नॉट, हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो इनिशियली चार्ज था वो Q नॉट था। ये वो वाली सिचुएशन है जब कोई भी डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं किया गया था, बिल्कुल साफ सुथरी कहानी थी, जब कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया गया था, सब बढ़िया एकदम सुकून वाली जिंदगी जी रहे थे। यहां पे 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी, बेटा 2 वोल्ट है वो, है ना, हाँ, तो ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस सी था, इसका भी कैपेसिटेंस सी था, बढ़िया चल रही थी खुशहाल जिंदगी सर। इसके ऊपर चार्ज आ रहा था क्यू नॉट, इसके ऊपर भी चार्ज आ रहा था क्यू नॉट। द रीजन इज बीइंग कि दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज सर, और जब तक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो चार्ज सेम रहता है। तो इस वाले केस के लिए जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो भैया दोनों कैपेसिटर्स कैसे हैं सर, दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो इनका C इक्विवेलेंट विल बी C/2, इन दोनों कैपेसिटर्स का जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो C/2 हो जाएगा। देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत ना हो, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कैपेसिटेंस हाफ हो गया। ऑल्सो वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इनटू V, भैया चार्ज कितना था हर एक कैपेसिटर के ऊपर, Q नॉट इज इक्वल्स टू C/2 इंटू 2 वोल्ट, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहां से इनिशियल कैपेसिटेंस इनका Q नॉट के बराबर था। देख लो भैया, Q नॉट इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट की जगह C/2, और पोटेंशियल कितना था, 2 वोल्ट का था, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, C बराबर Q नॉट, यानी कि इनिशियल कैपेसिटेंस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये है इनिशियल कैपेसिटेंस। अब पिक्चर में ट्विस्ट आएगा जहां पे आपने एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है। क्या मैं ये काम अगले पेज पे करूं? हाँ चलो, ये काम अगले पेज पे कर लेते हैं। अब फाइनली क्या होगा, पिक्चर में थोड़ा सा बदलाव, ये कैपेसिटर अभी भी एयर है, लेकिन इस वाले में एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर चुके हैं। आज भी 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें मना नहीं किया है, 2 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। इसका कैपेसिटेंस C है, तो इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा बेटा। इस केस में इसके ऊपर चार्ज मान लीजिए Q1 आया है, तो इसके ऊपर चार्ज भी Q1 ही हो जाएगा। लेट्स से मैंने बोला Q ले लीजिए चार्ज को, तो इसके ऊपर चार्ज अगर Q है तो इसके ऊपर भी चार्ज Q ही रहेगा, ठीक है। इस केस में कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि यहां डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर चुके हैं, यहां पे एक डाई इलेक्ट्रिक आ जाने से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। चार्ज अब जो है इसके ऊपर Q और इसके ऊपर भी Q रहेगा, जो चार्ज यहां से निकलता है वही चार्ज इन दोनों से पास होता हुआ वापस जाता है। C का जो वैल्यू है हम निकाल चुके हैं कि C जो है वो Q नॉट के बराबर है, ये अभी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो इसको ज्यादा लेके परेशान मत होना बेटा। अभी ये फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनके लिए अगर मैं इक्विवेलेंट फाइंड करूं तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। सो 1/C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/Q नॉट प्लस 1/K टाइम्स ऑफ Q नॉट। बेटा जी सॉल्व किया, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/Q नॉट को बाहर निकाल के फेंका, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/K। तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/K। तो इस केस में जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ रही है। जब आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया किसी एक कैपेसिटर के अंदर तो यहां पे C इक्विवेलेंट ये आ रहा है बेटा, है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब वही बात होती है, Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V करना पड़ेगा हम लोगों को। Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V करना पड़ेगा हम लोगों को। ये बोल रहे हैं द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी, भैया नया चार्ज कितना आ रहा है, नया चार्ज है सर कैपिटल Q, वही तो फाइंड करना है मुझे। सो इट विल बी गिवन बाय Q नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/K इंटू 2 वोल्ट।
सो इट विल बी 2q0 divided by 1 plus 1 by k is the value of q. So this is the new charge on the capacitors जो कि हो जाएगा 2q0. ये बेटा फाइनल आंसर है. नया चार्ज कितना आ रहा है कैपेसिटर के ऊपर, वो पूछ रहा है कि भाई ठीक है पुराना चार्ज तो q0 था, वो तो हमने दे दिया क्वेश्चन में. नया चार्ज कितना आ रहा है, मैंने बोला नया चार्ज मान लीजिए कैपिटल Q आ रहा है, तो भैया यहां पे कैपिटल Q C इक्विवेलेंट इंटू V के बराबर हो जाएगा. C इक्विवेलेंट अभी मैंने सॉल्व किया पूरा का पूरा, वहां पे जाके पुट किया. वोल्टेज बेटा बैटरी कनेक्टेड ही थी, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया ही नहीं हम लोगों ने. सो पोटेंशियल आपका वही 2 वोल्ट का चलता जाएगा. सॉल्व करके 2q0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय k, 2q0 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 बाय k ऑप्शन ए में मुझे देखने को मिलता है. देखिए भाई 2q0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय k, 2q0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय k ऑप्शन ए में दिख रहा है. और मैं कहूंगा कि यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा बेटे इस केस में. सो ये है भाई फाइनल आंसर. पहले क्या था, सिचुएशन अलग थी जहां पे एयर था दोनों कैपेसिटर्स के बीच में, उनका इक्विवेलेंट फाइंड किया, पुट किया, तो C बराबर Q0 आ रहा है, यानी कि उनका जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू मिल चुकी है, Q0 के बराबर है. Q0 क्वेश्चन में दे रखा था, चिंता की बात नहीं है. तो कैपेसिटेंस जब एयर था तब था Q0. जब आपने एक पार्ट पे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया तो इसका कैपेसिटेंस तो C ही रहेगा, लेकिन इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा. तो एक का कैपेसिटेंस बेटा ये Q0, इसको Q0 ही लिख दूं, ये Q0 ही रहेगा, पर ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ Q0. तो वही किया मैंने, देखो बेटा C की जगह Q0, KC की जगह K Q0, सॉल्व करके ये हमें C इक्विवेलेंट मिल गया. बट मुझे जो फाइंड करना है वो नया वाला चार्ज जो आ रहा है वो बताना है. नया वाला चार्ज कैपिटल Q है, वो हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V. बेटा C इक्विवेलेंट अभी आपने फाइंड किया, उठा के रख दीजिए. वोल्टेज बेटा बैटरी का 2 वोल्ट का था, वो लिख दिया, सॉल्व किया एंड वी गॉट द आंसर. ये वाला पार्ट भी जल्दी से फटाफट से छाप लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. हो गया, छापा सभी ने, समझ आ गया सभी को, बहुत बढ़िया. तो ये कहानी क्वेश्चन नंबर 3 की, हलवा है बिल्कुल, है ना. चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हम लोगों से, अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग द थिकनेस D is inserted in a parallel plate capacitor whose negative plate is at x equals to 3D. भैया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है such that उसकी जो नेगेटिव प्लेट है वो x equals to 3D पे है. स्लैब जो है इक्विडिस्टेंट पे है फ्रॉम द प्लेट्स. द कैपेसिटर इज गिवन सम चार्ज एंड एज x goes from 0 to 3D what will happen. बेटा जी बड़ा अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा. इसी टाइप का एक सवाल और आएगा भी, लेकिन इसकी भावना को समझिए कि यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये नेगेटिव प्लेट है, और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी देखें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये हो जाएगी कहानी. ये x इक्वल्स टू 3D पे, ये x इक्वल्स टू 0 पे, इन दोनों के बीच में इंसर्ट की गई है एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस जो है वो D के बराबर है. और वो जो स्लैब आपने इंसर्ट की है वो ऐसे की है कि वो बराबर के डिस्टेंस पे रहेगी फ्रॉम द प्लेट्स. द स्लैब इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट्स, यानी कि स्लैब कुछ इस प्रकार से लिखा हो. इसकी थिकनेस D हो जाएगी, बाकियों का सेपरेशन भी D हो जाएगा. ये वाला D, ये वाला भी D. समझ रहे हो बेटा, D D D हो जाएगा 3D. हाँ सर, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट कर दिया बीच में, K कांस्टेंट है इसका. जब आप x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 3D की ओर चलेंगे तो फिर क्या होगा ये बताना है. द कैपेसिटर इज गिवन सम चार्ज, कोई चार्ज आपने इसको दे दिया, भाई दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है. आप यहां से यहां की ओर जाइए, x इक्वल्स टू 0 से 3D की ओर जाइए, तो आपको क्या क्या फील होगा ये आपको बताना है. कर पाओगे विचार, एक बार सोच लो, दिमाग लगा लो, फिर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना. चलिए लगाया कुछ, सोचा क्या होगा से कुछ भी नहीं चल रहा है दिमाग में. देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलता है. इलेक्ट्रिक फील्ड, एक काम करता हूं मैं, प्लेट्स को अलग कलर से बना लेता हूं ताकि वो डिफरेंस पता चलता रहे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का और इनका, है ना. तो ये प्लेट्स है बेटा जी, प्लेट्स को मैंने ब्लैक कलर से बना दिया है ताकि मुझे डिफरेंस पता चलता रहे कहां कहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कहां पे हमारा कोऑर्डिनेट्स है. कोऑर्डिनेट्स को डॉटेड लाइन से बनाया है, प्लेट्स को मैंने ब्लैक कलर से बना दिया है. चार्ज वगैरह सारे इसके ब्लैक कलर से डिफाइन कर देता हूं मैं. ठीक है, ये प्लेट्स हो गई डार्क कलर से, डॉटेड लाइन से मैंने कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया है. x इक्वल्स टू 0 पे और x इक्वल्स टू 3D पे पिक्चर है.
बेटा जी फील्ड की टेंडेंसी है कि वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की हो जाती है, यानी कि फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है सर, डाइलेक्ट्रिक लगाने से कोई फर्क पड़ता है क्या? डाइलेक्ट्रिक लगाने से फर्क बस ये पड़ता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन को कोई चेंजेस नहीं होंगे। देखिए भाई, जब आप इसको इधर रखोगे, तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। हां, बीच वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की हो सकता है वैल्यू को डिक्रीज कर दे वो, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है वो। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ना बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम, बिल्कुल गलत बात बोलता है ये। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम गलत बात है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो चलेगा नॉर्मल अपना, उसके बाद डिक्रीज होगा, फिर से अपनी नॉर्मल वैल्यू पे चलेगा वो, क्योंकि देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट में ही वीक होता है, बाकी तो अपना नॉर्मल चलता है। अब सुनो दूसरी बात, क्या उसके डायरेक्शन पे कोई चेंज आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से बेटा, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक लगा भी देते हो तो भी डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत क्यों किया? क्योंकि वो बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम। सर ये गलत बात है, पहले को गलत इसलिए किया क्योंकि बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम, लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि जब मैं डाई इलेक्ट्रिक को लगा दूं बीच में, तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करता है। ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें करते बेटा। अब इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस एट फर्स्ट देन डिक्रीजेस एंड अगेन इंक्रीजेस। दूसरी बात बोलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। बोलो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा क्या? सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डिक्रीज होना चाहिए इधर से इधर। सही बात है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डिक्रीज होगा ना भाई। तो जैसे जैसे यहां पे जाओगे तो आप V जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे। तो जब यहां से यहां जाओगे तो पोटेंशियल तो डिक्रीज हो गई सी। तो ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। गलत बात है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस एट फर्स्ट देन डिक्रीजेस एंड, अरे ये भी गलत बात है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अगर वो इंक्रीज होना होता तो कॉन्टिन्यूसली होता, अगर डिक्रीज होना है तो फिर वो कॉन्टिन्यूसली होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को। समझ गए? तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि कहता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम। इसमें पॉजिटिव प्लेट x इक्वल्स टू 0 पे है, नेगेटिव प्लेट x इक्वल्स टू 3d पे है। सेम टाइप का क्वेश्चन आगे आपको एक और देखने को मिलेगा जिसमें कहानी बदल जाती है। x इक्वल्स टू 3d जो है वो 0 पे आ जाता है, मतलब सॉरी नेगेटिव प्लेट जो है वो x इक्वल्स टू 0 पे आ जाती है, पॉजिटिव प्लेट आती है x इक्वल्स टू 3d पे। तो कहानी बदल जाती है उस केस में। फिर मैं बता दूंगा क्या है कहानी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए भाई बड़ा बेसिक सा फंडा है, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी इस केस में आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, तो साहब मुझे तो लगता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा यहां पे, इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। बोलो सही बात है? हाँ सर, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल डिक्रीज ही होता है उस केस में। हो गया? चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? A parallel plate capacitor of capacity 5 microfarad and plate separation of 6 centimeter is connected to a 1 volt battery and is charged. Now the dielectric constant 4 and thickness 4 centimeter is introduced into the capacitor. The additional charge that flows into the capacitor from the battery is. भैया यहां पे बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी को चेंज नहीं किया है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है उस केस में, ये चीज सामने है। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरेड का है और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 6 सेंटीमीटर का है। तो इनिशियल कंडीशन तो आपको बनानी ही है इसकी, इनिशियली तो आपको विचार करना ही है कि वो क्या हो सकता है। ठीक है, सो कहानी कुछ ऐसी है कि साहब हमारे पास है ये एक 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर जिसके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन वगैरह में दे रखा है, बैटरी से कनेक्टेड है 1 वोल्ट की। ठीक है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 6 सेंटीमीटर का दे दिया इन लोगों ने, और यहां पे ये जो कैपेसिटेंस इसका 5 माइक्रोफैरेड का है। ठीक है, यहां तक की बात समझते हैं सभी लोग। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, जिसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर की है। नाउ फाइनली क्या होगा अब इसमें,
फाइनली इसमें हम एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। बैटरी से कनेक्टेड है, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बैटरी से डिस्कनेक्ट नहीं किया इसको आप लोगों ने, लेकिन बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जिसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर की थी, यानी कि लगभग इतना एक डाई इलेक्ट्रिक आपने इसमें इंसर्ट कर दिया है। फोर सेंटीमीटर की थिकनेस के जितना डायलेक्ट आपने इंसर्ट किया, ओवरऑल जो थिकनेस थी वो 6 सेंटीमीटर की थी। तो आप भावनाओं को समझ जाइए कि 4 सेंटीमीटर थिकनेस का डायलेक्ट्रिक है, बाकी 2 सेंटीमीटर की जो थिकनेस है उसमें एयर है, 2 सेंटीमीटर की थिकनेस में इस पार्ट पे एयर है आज भी। ठीक है, चलिए द एडिशनल चार्ज दैट फ्लोज इनटू द कैपेसिटर, तो भैया एडिशनल चार्ज कितना फ्लो करेगा ये आपको बताना है। इसके एडिशनल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है वो आपको बताना है। एडिशनल चार्ज कैसे बताओगे? इनिशियल केस में चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूले से बना दीजिए। Q इनिशियल इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इंटू 1, सो Q इनिशियल इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। सो इनिशियल चार्ज था 5 माइक्रो कूलम का, फाइनल चार्ज अभी देख लेते कितना है, लेकिन उसके लिए पहले फाइनल कैपेसिटेंस तो निकाल लें। सो फाइनल कैपेसिटेंस गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, भाई फॉर्मूला वगैरह अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो मैं बता चुका हूं तरीके कैसे होते हैं। इससे पहले वाले सेशन में बहुत अच्छे से चर्चाएं हुई हैं ऐसी चीजों पे, आप इसको पैरेलल कैपेसिटर की तरह भी डील कर सकते हो, सॉरी सीरीज कैपेसिटर्स की तरह भी आप इसको डील कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए। अभी मैं सीधा फॉर्मूला लगा देता हूं बेटा जी। यहां पे एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, बेटा थिकनेस यहां पे कितनी रह जाएगी, 6 माइनस का 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका, 4 ही है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो भी 4 है, तो यहां पे k की जगह भी 4 पुट कर देता हूं, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 2 प्लस 1, तो बेटा फाइनल कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 3। अब दिक्कत कहां आती है, दिक्कत मैं बताता हूं। दिक्कत आती है कि सर कंपेयर नहीं कर पा रहा हूं मैं कि पहले वाले कैपेसिटेंस से इसका कैपेसिटेंस कितना है कितना नहीं है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, पहले वाले के लिए एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय कितना 6, अरे कितना है सेपरेशन 6 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 6। बेटा जी एक काम करें उस पूरी पिक्चर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, तो यहां पे जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2, ये है 5 माइक्रोफैरेड का। ये जो है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन 6 सेंटीमीटर में चले दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये है 5 माइक्रोफैरेड का, तो वो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 माइक्रोफैरेड का। कितना हो जाएगा बेटा ये 10 माइक्रोफैरेड का। तो नया कैपेसिटेंस जो मिला है वो 10 माइक्रोफैरेड का है। इनिशियल वाला कैपेसिटेंस था 5 माइक्रोफैरेड का, नया वाला कैपेसिटेंस मिला है 10 माइक्रोफैरेड का। बहुत बढ़िया। सो भाई यहां से Q इक्वल्स टू नया, अब फाइनल चार्ज भी तो निकालोगे वहां से, जैसे यहां पे इनिशियल चार्ज निकाला वैसे फाइनल चार्ज निकालो, फिर दोनों का डिफरेंस देख लो, तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज द एडिशनल चार्ज। जैसे आपने यहां पे इनिशियल चार्ज निकाला, अब वहां पे फाइनल कैपेसिटेंस आ चुका है, सेम बैटरी लगी हुई है, तो यहां पे फाइनल चार्ज निकाल लीजिए, फाइनल चार्ज मिल जाएगा, इनिशियल चार्ज मिल जाएगा, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बताएगा एडिशनल चार्ज। वही तो पूछा है एडिशनल चार्ज। तो देखिए भैया यहां पे अगर मैं फाइनल चार्ज निकाल लूं Q फाइनल, दैट विल बी इक्वल्स टू C फाइनल इंटू 1। C फाइनल कितना है 10 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय 1 वोल्ट। भैया जी सीधी सी बात है 10 माइक्रो कूलम का ये चार्ज हो जाएगा फाइनल वाला, तो फाइनल चार्ज 10 माइक्रो कूलम का आ रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद है। इनिशियल चार्ज 5 माइक्रो कूलम का आ रहा है जो कि बिना डाई इलेक्ट्रिक के है। तो एडिशनल चार्ज फ्लो विल बी गिवन बाय so the additional charge flow given by Q final minus Q initial, 10 माइक्रो कूलम
माइनस का 5 माइक्रो कूलम, बोलो ये तो 5 माइक्रो कूलम। तो एडिशनल चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो है 5 माइक्रो कूलम का। ये मुझे अगर दिखता है तो ऑप्शन सी दिखता है और इसी पे मैं ताला लगा दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में लगेगा कि यार ये पता नहीं कितना खतरनाक क्वेश्चन हो गया, हाय तौबा मचा दे इसमें हम लोग आके, बट असल में कितना हलवा सा सवाल है, आप खुद ही देख सकते हैं ये बात तो, है ना। सो यार छाप लो, छाप लो भाई, छाप लो जल्दी जल्दी से, फटाफट से। हो गया, नोट कर लिया सभी ने। अच्छा अब यहां पे आओ, ये वाला पार्ट ये भी तो लिख लो, यही तो है फाइनल आंसर। समझ रहे सर, समझ रहे हैं। सो ये कहानी क्वेश्चन नंबर 5 की हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। देखने में कितना खतरनाक सवाल है, डायग्राम में एक बार क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। इन द नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर्स शोन इन द डायग्राम, ए वाला टर्मिनल भैया 20 वोल्ट पे है, पहले ही बोल देता हूं मैं आपको। ए वाला टर्मिनल 20 वोल्ट पे है, बी वाले टर्मिनल की ग्राउंडिंग कर दी है, यानी कि बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा। ए पॉइंट का पोटेंशियल उन्होंने डिफाइन करके रखा है 20 वोल्ट का। अब ये पूरा सर्किट है, इन्होंने बोला है 1 फैरेड कैपेसिटर को 10 कूलम चार्ज दिया। अगर 1 फैरेड कैपेसिटर को चार्ज दिया है 10 कूलम का, तो बताइए भाई क्या कहानियां चलेंगी यहां पे। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1.5 फैरेड। The potential drop across the 2 farad capacitor is 20 volt. Each 3 farad capacitor is charged to 10 coulomb. Net charge leaked to the ground is 0. भाई क्या कहते हो तुम लोग, क्या बन सकती है इसकी बातें। तो सर पहली चीज तो उसने जो बोला है इफेक्टिव कैपेसिटेंस, उसके लिए सर्किट को तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे थोड़े से बड़े पैमाने पे इसको बना लेते हैं। ए वाला पॉइंट हो जाएगा ऊपर से 3 3 3 सीरीज में है, ठीक है, 3 3 3 सीरीज में, और यहां पे 2। दिस इज द पॉइंट ए 20 वोल्ट पे, फिर नीचे 1 और उधर 4 4, ठीक है, इधर 1 इधर ये दोनों 4 4 बी में कितने पे 0 वोल्ट पे ग्राउंडिंग कर दी ना, क्योंकि यहां पे। सो ये भाई क्या क्या बनेंगे, 2 3 3 3 2 फैरेड 3 फैरेड 3 फैरेड 3 फैरेड 4 फैरेड 4 फैरेड 1 फैरेड। इन्होंने बोला 1 फैरेड वाले को 10 कूलम का चार्ज दे दिया है हम लोगों ने, ठीक है, बढ़िया साहब, बहुत अच्छी बात है। पहले तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगा ले और हम समझे तो भैया ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला जो पॉइंट है वो सेम पोटेंशियल पे है, क्योंकि बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। इफ इट इज अ स्ट्रेट वायर, तो यानी कि जो पोटेंशियल यहां का होगा वही पोटेंशियल यहां का भी होगा। भाई यहां पे आइए, दिस इज द पॉइंट ए और एक्स के बीच में 3 3 3 3 कैपेसिटर्स लगे 3 फैरेड के, ए और एक्स के बीच में 2 फैरेड के कैपेसिटर है। ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी हो जाएगा और ये वाला पॉइंट भी बी हो जाएगा। जब तक रास्ते में कोई एलिमेंट नहीं है, समझ लीजिए बेटा कि यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अब कहानी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ करने पे मुझे मिलता है ये पॉइंट ए वाला, चलो ठीक है, इधर से आए, या इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, सीधा करके बना दूं। मान लीजिए ये पॉइंट ए वाला हो जाएगा मेरे पास, ए से यहां पे बीच में एक्स वाला पॉइंट भी बना देता हूं मैं, ठीक है, और एक पॉइंट यहां पे बी वाला बना देता हूं। अब ध्यान से सुनना सभी लोग, ए एक्स और बी इनके बीच की कहानी चलेगी सारी। ए और एक्स के बीच में ऊपर की तरफ आपको दिख रहे होंगे 3 कैपेसिटर्स जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं, नीचे की तरफ एक कैपेसिटर जो कि अकेला है। एक्स और बी में देखें तो एक साइड तो आपको 2 कैपेसिटर्स दिख रहे होंगे 4 फैरेड के, और एक तरफ आपको दिख रहा होगा एक अकेला 1 फैरेड का कैपेसिटर। लो भाई, इस टाइप का सर्किट बन रही है। ये 2 फैरेड, ये 3 फैरेड का, ये भी 3 फैरेड का, ये भी 3 फैरेड का, ये 4 फैरेड का, ये भी 4,
और ये 1 फेरेड का। ए वाला 20 वोल्ट पे है, बी वाला 0 वोल्ट पे है। सिंपल सी कहानी। सब ऊपर जो है तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में होने की वजह से उनको सिंप्लीफाई करा तो वहां पे 1 फेरेड आएगा और नीचे आएगा ये 2 फेरेड का कैपेसिटर्स। भाई नहीं है भरोसा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कर लो, आंसर बनेगा 3/3 जो कि फर्दर होगा 1 फेरेड का। तो कितना बनता है भैया 1/c इज इक्वल टू 5। तो इन तीनों का सिंप्लीफाई करके 1 फेरेड और ये बन जाएगा 2 फेरेड, इन दोनों का हो जाएगा 2 फेरेड और यहां पे 1 फेरेड। नहीं है भरोसा, 1/4 प्लस 1/4 2/4 1/2 देख लो भैया। तो 2 आ रहा है, ये बी वाला पॉइंट हो जाएगा और यहां पे ए वाला पॉइंट हो जाएगा। अब सर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि बीच में देयर इज अ पॉइंट एक्स, ए और एक्स के बीच में ये दोनों कैपेसिटर, एक्स और बी के बीच में दोनों कैपेसिटर, बोथ आर इन पैरेलल। सो 2 + 1 2 + 1 3 के फॉर्मेट में पिक्चर बन जाती है। तो यहां पे 3 फेरेड, ये 3 फेरेड और दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट ए, दोनों के बीच में है एक्स, 3 फेरेड 3 फेरेड, बोथ आर इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो सी इक्विवेलेंट होता है दैट विल बी गिवन बाय 3/2 बोले तो 1.5 फेरेड। तो भैया इक्विवेलेंट तो 1.5 आ रहा है, ये बात कहना चाहते हैं सर, इक्विवेलेंट तो 1.5 आ रहा है, ये बात कहना चाह रहे हैं सर। सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस ए एंड बी के बीच में 1.5 फेरेड का है, ठीक है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 फेरेड कैपेसिटर इज 20 वोल्ट। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 20 वोल्ट का होगा। आओ जरा चेक कर लेते हैं यार, कैसे चेक करोगे सर? सिंपल है, देखो भाई, अगर मैं ए और बी को बैटरी से कनेक्ट कर दूं, अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो कुछ चार्ज होगा जो कि इस बैटरी से निकलेगा और वही चार्ज इस पे भी आएगा और वही चार्ज इस पे भी आएगा। बोलो सही बात है? कलर बदल लेता हूं इसका मैं। अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो भैया कुछ चार्ज आएगा यहां पे जो कि दोनों के दोनों सीरीज में, तो बोथ हैविंग द सेम चार्ज। वो चार्ज कितना होगा वो हम निकाला, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V करके। भैया ए वाला जो है 20 वोल्ट पे, बी वाला 0 वोल्ट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो पता चल ही रहा है आप लोगों को। सो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 20। भैया पोटेंशियल ड्रॉप, अरे ये 20 वोल्ट पे है, ये 0 वोल्ट पे है, तो बैटरी लगा दो तो 20 वोल्ट की बैटरी हो सकती है ना वो। 30 कूलम का चार्ज, यानी कि इन भाई साहब के ऊपर भी 30 कूलम का चार्ज, इसके ऊपर भी 30 कूलम का चार्ज। इस 30 कूलम के चार्ज से इस वाले पे कितना पोटेंशियल और इस वाले पे कितना पोटेंशियल है? इस पे पोटेंशियल आएगा V1, इस पे पोटेंशियल आ जाएगा V2। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो, इस पे पोटेंशियल V1, दोनों सीरीज में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम नहीं होता है, चार्ज सेम होता है। तो चार्ज तो सेम कर दिया लेकिन पोटेंशियल V1 और V2 हो जाएगा साहब। यहां पे V1 को लिखा जाएगा Q/C। बेटा Q इक्वल टू CV होता है ना, Q की जगह हो जाएगा कितना 30 और C की जगह 3 यानी कि 10 वोल्ट, और V2 के ऊपर भी आ जाएगा कितना 10 वोल्ट। बेटा जी वही V1 इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, बिकॉज बोथ आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। वही V2 इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। बेटा सोच के देख, इन दोनों का इक्विवेलेंट है 3 फेरेड, इन दोनों का इक्विवेलेंट है 3 फेरेड। इस पे जो पोटेंशियल आया वो इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। इस 3 फेरेड पे जो पोटेंशियल V2 आ रहा है वो इस पे भी होगा और इस पे भी होगा। अरे सही बात है सर, सही बात है, समझ रहे हैं हम बात को। फिर क्या करें? अब यहां पे इन्होंने ये बोला है कि साहब अगर मैं इसके ऊपर चार्ज निकाल लूं, क्योंकि पहला दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 फेरेड इज 20 वोल्ट। इसके अक्रॉस 2 फेरेड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 20 वोल्ट का है। सर वो तो V1 है ना, 10 वोल्ट का है वो तो। 2 फेरेड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, V1 का है। V1 की वैल्यू है 10 वोल्ट, और ये कह रहे हैं कि 2 फेरेड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 20 वोल्ट का है। गलत बात है सर, बिल्कुल 10 वोल्ट का है ये। देखो ना,
2 फेरेड वाला इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V1 कितना 10 वोल्ट का, और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि 2 फेरेड पे जो होगा 20 वोल्ट का होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? हाँ सर, समझ के बात को। अब और क्या बोला तीसरा ऑप्शन, ईच 3 फेरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 10 कूलम। भैया हर एक 3 फेरेड वाले पे जो चार्ज होगा वो 10 कूलम का होगा। इस पे चार्ज कितना आ रहा है, Q डैश इक्वल्स टू CV 1 इंटू V1 यानी कि 10 कूलम का चार्ज आ रहा है। तीनों के तीनों सीरीज में है, इसके ऊपर भी Q डैश होगा, इसके ऊपर भी Q डैश होगा और इसके ऊपर भी Q डैश होगा, बिकॉज ऑल द 3 आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो चार्ज इस 1 फेरेड पे होगा वही चार्ज इन तीनों पे आएगा, बिकॉज ये तीनों सीरीज में थे। तो यह बोलता है कि 3 फेरेड वाले पे जो चार्ज आएगा वो 10 कूलम का आएगा। अरे सही बोल रहा है वो सर, सही बोल रहे हैं वो, है ना। एंड द नेट चार्ज लीक टू द ग्राउंड इज 0। भाई लीक होगा कुछ चार्ज, बोलो कुछ चार्ज लीक होगा यहां पे? हाँ नहीं, इस पे चार्ज कितना आएगा? अच्छा एक और चीज जो सेटिस्फाई हो रही है वो देख रहे हो, इस 1 फेरेड पे, इस 1 फेरेड पे 10 वोल्ट आ रहा है, तो इस पे जो चार्ज होगा Q इक्वल्स टू CV के फॉर्मूले से वो 10 कूलम का ही आएगा। क्या इन्होंने भी वही बात बोली थी कि ये जो 1 फेरेड है इसको चार्ज दे रहे 10 कूलम का? इफ 1 फेरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 10 कूलम। अरे बिल्कुल सही बोल रहा था वो, देखो ना हमने निकाला यहां पे 1 फेरेड को 10 वोल्ट, V2 की वैल्यू 10 वोल्ट है, V2 की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो 1 फेरेड पे चार्ज कितना आएगा? CV के फॉर्मूले से C की जगह बेटा 1, V2 की जगह 10 कूलम का चार्ज आ रहा है उसके ऊपर। सही बात बोल रहा था वो। तो भाई यहां पे कहानी है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो भाई उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ रही होगी, सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो इसके 2 ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, तुम घबराओ मत, ऐसी चीजें कॉम्पिटिटिव लेवल पे आती है। अगर 2 ऑप्शन करेक्ट हो तो आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो आपको क्वेश्चंस जब दिए जाएंगे, देखो मैंने पहले भी बोला था कि बीच बीच में थोड़ा बहुत कंपटीशन लेवल पे हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हो, स्पेशली जब मैं एडवांस की बात करता हूं, तो वहां पे ऐसे मोर देन सिंगल ऑप्शन करेक्ट आ सकते हैं। बाकी तुम घबराओ मत, तुम्हारे स्कूल एग्जाम में सिंगल ऑप्शन करेक्ट ही होंगे। बाकी क्या पता भाई न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आ जाइए, क्या पता 5 नंबर का सवाल आ जाइए, है ना, कोई कह नहीं सकता, कुछ नहीं कह सकते। बाकी भैया देखो छापने की बातें हैं तो यहां तक पूरी बातें इसी में ही लिखी हुई है, अच्छे से छाप लो, बढ़िया तरीके से जमा के लिख लो, ताकि आपको समझ आ जाए कि कहना क्या चाहते हैं इसमें। समझ आ रही है सारी बात क्या हो रहा है इस केस में? कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बस आपने पहले पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई किया है, पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करते 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 यहां पे आ गए। अब जब यहां पे है तो आपका पता चला सी इक्विवेलेंट, तो भैया 1.5 ही आ रहा है, बिल्कुल सही बात थी। फिर हमने बोला भाई कितना चार्ज निकल रहा होगा, तो चार्ज निकाला Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इनटू V से 30 कूलम का चार्ज आ रहा है। भाई दोनों के दोनों 3 फेरेड और 3 फेरेड सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 30 कूलम का चार्ज इस पे भी आएगा, 30 कूलम का चार्ज इस पे भी आएगा। फिर मैंने बोला इसके ऊपर पोटेंशियल V1 आएगा, इसके ऊपर पोटेंशियल V2 आएगा, बिकॉज दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है वो अलग अलग रहता है। तो इसके ऊपर V1 आ गया, इसके ऊपर V2 आ गया। भैया बहुत बढ़िया, अच्छा है सर। V1 V2 निकाला, 10 वोल्ट आ रहा है। अब देखो भाई ये 3 फेरेड क्यों बना? 1 फेरेड और 2 फेरेड के इक्विवेलेंट से। ये वाला 3 फेरेड बना 2 फेरेड और 1 फेरेड के इक्विवेलेंट से, यानी जो पोटेंशियल इसके ऊपर वही पोटेंशियल इन दोनों के ऊपर, जो पोटेंशियल इसके ऊपर वही पोटेंशियल इन दोनों के ऊपर। पैरेलल कॉम्बिनेशन है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पोटेंशियल सेम होता है। तो यहां पे 10 वोल्ट है तो इस पे भी 10 वोल्ट, इस पे भी 10 वोल्ट, इस पे भी 10 वोल्ट, इस पे भी 10 वोल्ट। फिर इसके ऊपर चार्ज निकाला 10 कूलम का, इसके ऊपर चार्ज निकाला 10 कूलम का आ रहा है। ये क्यों मिला मुझे 1 फेरेड क्यों मिला? क्योंकि ये 3 फेरेड के सीरीज कॉम्बिनेशंस में थे। यहां पे 1 फेरेड क्यों मिला? क्योंकि ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन पे, तो जो चार्ज इस पे आएगा वही चार्ज इन तीनों पे भी रहेगा बेटा। इस पे चार्ज आ रहा है 10 कूलम का, यानी तीनों पे चार्ज 10 10 10, सीरीज कॉम्बिनेशन है, बराबर बंटवारा होता है, वही वाली बात थी। ठीक है, तो यार ये है कहानी हमारी, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है सभी को, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D is inserted in a parallel plate capacitor where the negative plate is at x equals to 0 and the positive plate is at x equals to 3D. The slab is equidistant from the plates. The capacitor is given some charge as x goes from 0 to 3D. क्या होगा भैया ये बताना है आपको।
यही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें जो 3D वाला पार्ट था वो नेगेटिव पे था, मतलब नेगेटिव चार्ज जो प्लेट थी, नेगेटिव प्लेट थी वो x इक्वल्स टू 3D पे थी, और जो पॉजिटिव प्लेट थी वो x इक्वल्स टू 0 पे थी। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी है, इस बार इन्होंने बोला है नेगेटिव प्लेट x इक्वल्स टू 0 पे होगी और पॉजिटिव प्लेट x इक्वल्स टू 3D पे होगी। तो भाई इस केस में आपको बताना है क्या जवाब सही रहेगा। मैं डायग्राम बना देता हूं इसका फिर से। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बना दिया, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट x इक्वल्स टू 0 और यहां पे कहीं पे x इक्वल्स टू 3D वाला पॉइंट मिलेगा। ये रही हमारी वो नेगेटिव प्लेट और यहां पे बनेगी हमारी वो पॉजिटिव प्लेट। ये नेगेटिव वाली प्लेट है, ये पॉजिटिव वाली प्लेट है, ठीक है। x इक्वल्स टू 3D पे इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जा रहा है। इन दोनों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जा रहा है। भाई ये डॉटेड लाइन बना दो इसको, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। सो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया बीच में सच दैट वो डाइलेक्ट्रिक जो है इनसे बराबर बराबर की दूरी पे रहेगा। ये जो डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है ये कुछ इस प्रकार से है कि वो दोनों प्लेट से बराबर बराबर की डिस्टेंस पे रह जाए। बराबर की डिस्टेंस पे रहेगा तो भैया इस केस में ये वाला सेपरेशन डी हो जाएगा, ये वाला सेपरेशन भी डी हो जाएगा। फील्ड की डायरेक्शन तुम जानते हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाने वाली है फील्ड। सो फील्ड की डायरेक्शन बनेगी फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, ये वाली, ठीक है। बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा रखा है यानी कि फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम। अरे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा दिया है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम। हाँ, डाइलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी फील्ड की वो सेम रहेगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। बेटा जी जैसे आप x से 0 से x इक्वल टू 3D की ओर जाते हो, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3D की ओर जाते हो तो आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हो। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हो, उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होती है कॉन्टिन्यूसली। जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उस केस में इंक्रीज हो रहा है। लोअर पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, हायर पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, तो उस केस में वो कंटिन्यूसली, भैया वो फंक्शन है एक्स का, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस एट फर्स्ट एंड अरे ना रे। तो भाई इस केस में मैंने बोला था ऐसा एक और क्वेश्चन होगा, तो यही है जहां पे प्लेट्स को रिवर्स कर दिया है। अभी पहले वाले केस में x इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव प्लेट थी और x इक्वल टू 3D पे नेगेटिव प्लेट थी, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था। लेकिन अभी जैसे ये पिक्चर बदलती है तो हमारे दो ऑप्शन आ जाते हैं। अगेन आप चिंता मत करो, आपके पास क्वेश्चन आएगा जिसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, दो ऑप्शंस करेक्ट, आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे मिलेगी चीजें, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कैसा भी आए आप सॉल्व कर सकते हो उसको, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, ठीक है। तो भैया इसको छाप लो जल्दी से फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ लो ना बात को, अरे हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, वैसे वाली सिंपल सिंपल से वनडे थे, हमने सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं हम लोगों से, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB। भैया यहां पे एक डायग्राम होना चाहिए, वो डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं, आप चिंता मत करो, अभी डायग्राम में बना देता हूं, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करते रहिएगा। ठीक है, अच्छा बीच में भी एक है, बीच में भी एक कैपेसिटर है। ये हो जाएगा 17, ये सब माइक्रोफैरेड में चलेंगे, ठीक है। तो मैं बस वैल्यूज लिख देता हूं, ये हो जाएगा 13 का और ये वाला पार्ट हो जाएगा बेटा 6 का, ये हो जाएगा 5 का, ये हो जाएगा 1 का, और यहां वाला पार्ट ये 10 और ये 2। फाइंड द
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है आप लोगों को, ठीक है। और सारी पिक्चर माइक्रोफैरेड में चल रही है बेटा, तो ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बताना है। चलिए भाई, बता पाओगे? ट्राई कर लो एक बार, देख लो क्या आंसर बनता है इसका। अच्छा सवाल है, मजा आएगा। हो गया? कर लिया ट्राई सभी ने? सिंपल है। देखिए भाई, क्या होता है, जब तक कोई भी एलिमेंट ना हो सेम पॉइंट आगे फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। जब तक कोई एलिमेंट ना हो सेम पॉइंट आगे फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम इधर बढ़ते हैं, एक कैपेसिटर आता है 17 माइक्रोफेरेड का, इधर जाएंगे तो एक कैपेसिटर 13 माइक्रोफेरेड का आएगा, और नीचे से जाते हैं तो 6 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर आता है, यानी कि सेम पॉइंट आगे नहीं जा सकता। यहां पे एक पॉइंट मान लीजिए x, यही पॉइंट यहां पे भी बन जाएगा बेटा x। समझ रहे हो क्यों बन रहा है? द रीजन इज बीइंग कि यहां पे बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है बेटा। जब तक एलिमेंट ना हो सेम पॉइंट आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहां पे भी ऐसे मैंने एक पॉइंट ले लिया y, तो बेटा ये पॉइंट भी हो जाएगा y। अब आपको सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे? देखिए भाई, जो पॉइंट्स मैंने बनाए इसको कहते हैं बेटा पॉइंट पोटेंशियल मेथड, है ना। एक तरीका है जिससे कि आप अपने सर्किट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आप बेसिकली पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। आप तब तक पॉइंट्स मार्क करते चलिए जब तक आपके सारे पॉइंट्स कवर ना हो जाए, ठीक है। और आप देखिए, जब तक कोई एलिमेंट ना हो पॉइंट सेम ही आगे बढ़ सकता है। अगर एलिमेंट नहीं है रास्ते में कोई, तो पॉइंट आगे बढ़ सकता है इजीली, ठीक है। अब देखिए, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करता हूं। ये तो क्वेश्चन में गिवन था अपने को, है ना, ये तो अपने को क्वेश्चन में गिवन था। इसको अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है वो आप समझिएगा थोड़ा सा, कि आप पहले तो इन सारे पॉइंट्स को बना लीजिए अलग से। जैसे कि मैंने बोला, ये पॉइंट ए हो जाएगा, आड़ा टेढ़ा जैसा बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे पॉइंट एक्स बना दिया मैंने, फिर एकदम यहां पे आप देखिए इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो x और y के बीच में एक कैपेसिटर दिख रहा था 5 वाला, ठीक है। a और x के बीच में दो दो कैपेसिटर दिख रहे हैं, मतलब ये 17 और ये 13 दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पे, a और x के बीच में दो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, a और y के बीच में एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरेड का, यहां पे बना दिया, ठीक है। अब उधर चलते हैं, पॉइंट b की ओर आ जाते हैं। तो x और b के बीच में एक कैपेसिटर मुझे दिखाई दे रहा था, ठीक है। x और b के बीच में मुझे एक कैपेसिटर दिख रहा था 10 वाला। y और b के बीच में दो कैपेसिटर पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं मुझे, वन और टू। सो ये जो सर्किट था, आपने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया इस फॉर्मेट में पूरा। ये जो सर्किट था आपने पूरा इसको इस फॉर्मेट में सिंप्लीफाई किया। इसको अगर आप सॉल्व करो तो आपको ये दिखता है एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बेटा, है ना, नाम तो सुना होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये आपको दिखेगा कहीं ना कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज के हिसाब से। अब व्हीट स्टोन ब्रिज में होता क्या है, आपको क्या करना होता है मैं बता देता हूं। आप इन साइड के जो कैपेसिटर्स है इनका रेशियो लीजिए और इधर वाले कैपेसिटर्स का रेशियो लीजिए। अगर वो रेशियो सेम आता है तो बीच वाला पॉइंट जो है वो गायब, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे कि मैं सर्किट को पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं अगले पेज पे, और इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे पता चलता है 17 और 13 का बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1 और 2 का भी बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा वो देख लीजिए, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सीधा सीधा ऐड कर दो बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो डायरेक्टली इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। कहते हैं कि अगर इधर का और इधर के ये जो दो कैपेसिटर्स हैं अपने पास, क्योंकि सर्किट को सिंप्लीफाई करके ऐसा बनेगा सर्किट आपके पास, ए पॉइंट ये हो जाएगा 30 माइक्रोफैरेड का, ये है 5 माइक्रोफैरेड का, ये हो जाएगा इधर का 6 माइक्रोफैरेड का।
ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2। देखो भैया इधर का रेशो ले लो, अगर इधर के जो इन दोनों कैपेसिटर्स का रेशो है और इधर वाले कैपेसिटर्स का जो रेशो है, ये रेशो अगर सेम आता है तो ये कहलाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। 30 डिवाइडेड बाय 6 और यहां पे 10 डिवाइडेड बाय 2, क्या दोनों सेम आ रहे हैं? हां सर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। कैसे? 6 5 30, 2 5 10। अगर दोनों तरफ का रेशो सेम आता है, दोनों तरफ का रेशो अगर सेम आ रहा है तो यह कहलाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यह कहलाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस केस में ये जो बीच वाला कैपेसिटर होता है ये हो जाता है शॉर्ट सर्किट। यानी कि एक्स पॉइंट का पोटेंशियल और वाई पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है इस केस में। तो मतलब समझ रहे हो बात को? क्या हुआ? अगर इधर के कैपेसिटर्स का रेशो और इधर के कैपेसिटर्स का रेशो अगर सेम आ रहा है, दोनों के कैपेसिटेंस के रेशियोज अगर सेम है, तो बीच वाला पार्ट शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि एक्स पॉइंट का पोटेंशियल और वाई वाला पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। यानी कि एक्स और वाई दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं। ठीक है, तो सर्किट को अब सिंप्लीफाई कीजिए। रेशियो सेम आ रहा है बेटा, 5 और 5 आ रहा है दोनों तरफ, तो सर्किट को सिंप्लीफाई किया। ये हमारा ए वाला सर्किट है, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। अब आप देख सकते हो सीधी सीधी सी बात है कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहे हो ऊपर ऊपर, और ये दोनों यहां पे आ रहे सीरीज कॉम्बिनेशन में। इनको आपस में सॉल्व कीजिए, फिर इनका बन जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सर्किट को सिंप्लीफाई किया, ए पॉइंट, बी पॉइंट। अच्छा, 30 और 10 का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करें तो 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 40। 6 और 2 का सॉल्व करें, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 यानी कि 8। अरे 30 इंटू 40 डिवाइड बाय 30 प्लस 10, 30 इंटू 10 डिवाइड बाय 30 प्लस 10, 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 प्लस 2। अरे होता है यार ये। सो इट विल बी कितना हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा कितना? 4 to the 8, 3 डिवाइड बाई 2। ऊपर 15 डिवाइड बाई 2, नीचे 3 बाई 2, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सी इक्विवेलेंट जो बन जाएगा 15 बाई 2 प्लस 3 बाई 2, यानी कि सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 माइक्रोफैरेड का। सी इक्विवेलेंट जो बनेगा दैट विल बी ऑफ 9 माइक्रोफैरेड, जो कि मुझे ऑप्शन बी में मिलेगा और यही मेरा सही जवाब भी होगा। समझ आ रही है बात? पॉइंट पोटेंशियल मेथड कहते हैं इसको। पॉइंट पोटेंशियल मेथड में क्या होता है, जितने भी खाली पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी खाली कॉर्नर्स दिख रहे हैं, वहां पे कोई पॉइंट्स मार्क कर दीजिए। पॉइंट्स मार्क करने के बाद आप ये देखिए कौन कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल्स पे। देखिए जैसे कि मुझे पता चला ये और ये सेम पोटेंशियल पे, ये और ये सेम पोटेंशियल पे। ए और एक्स के बीच में 17 भी है, ए और एक्स के बीच में 13 भी है, यानी कि 17 और 13 किस में आगे बेटा? पैरेलल में आगे। ये बना दिया मैंने। y और b के बीच में 1 भी है, y और b के बीच में 2 भी है, यानी कि y और b के बीच में दोनों कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमें करना क्या है? बस इतना सा है कि क्वेश्चन को देखें, पॉइंट्स को मार्क करें और उसके बेसिस पे अपने सर्किट को सिंप्लीफाई करें। कोशिश करना कि व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मेट में बना दो, ताकि ये हमारे लिए बहुत फैमिलियर होता है, हम इसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो आपका जो भी सर्किट हो, अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मेट में कट जाता है तो बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा उस केस में, ताकि आप एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को चेक करके अपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर दे फिर सिंपली। ठीक है, तो भाई ये वाली कहानी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप लोगों के लिए नया है तो ध्यान रखना, अगर आप जानते हो बहुत अच्छी बात है, छाप लो इसको फटाफट से। हो गया साहब? छाप लिया यहां तक सारी बातें? सबने लिख लिया? इधर आ जाओ फटाफट से, ये सारी बातें लिख लो। हो गया? चलिए भाई, सो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अगला सवाल क्या कहते हैं हमसे? क्वेश्चन नंबर 9 आओ जरा देखें। तो सर क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स
separated by a distance of 5 millimeter and with a dielectric of dielectric constant 2.2 between them. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि सर्कुलर प्लेट है इस बार, है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का, सर्कुलर प्लेट्स हैं जो कि सेपरेटेड है 5 मिलीमीटर। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा बेटा, दीज आर द सर्कुलर प्लेट्स, दे आर सेपरेटेड विद 5 मिलीमीटर सेपरेशन। अब क्या बोला गया है, ओह अच्छा, विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन प्लेट्स के बीच में कोई मटेरियल फिट करके रखा है भैया, इन प्लेट्स के बीच में कोई मटेरियल फिट करके रखा हुआ है इन्होंने, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.2 है। एयर नहीं है, कोई मटेरियल है बीच में फिट किया हुआ है। सो ये कोई मटेरियल जो कि फिट करके रखा हुआ है बीच में, जो कि एज अ बिहेव करता है एज अ डाइलेक्ट्रिक। हाँ चलिए ठीक है, बढ़िया, ऐसा कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिट करके रखा हुआ है। When the electric field in the dielectric, भैया जब इस डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो थी 3 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। इस डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसकी वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट पर मीटर है, द चार्ज डेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, भैया ये रही मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट, ये रही आपकी नेगेटिव प्लेट, तो इस प्लेट के लिए जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना होगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा चार्ज डेंसिटी कितना है, क्या वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्या वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्या है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो सर ये प्लेट है, प्लेट इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसलिए उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है। बाकी चाहो तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। भैया ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज योर पीपीसी। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट विल बी गिवन बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन फॉर द मीडियम। बेटा इस बार यहां पे कोई मीडियम है बीच में, एयर नहीं है, इस बार एयर नहीं है, कोई मीडियम है बीच में, तो उसका परमिटिविटी यहां पे पुट किया। सॉल्व करने पे दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ एयर। सो ई का वैल्यू बन जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय के एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा डिवाइडेड बाय के एप्सिलॉन नॉट। के क्या है, कंडक्टिव उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा, के क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। मुझे सिग्मा फाइंड करना है, तो सिग्मा का जो वैल्यू बनेगा दैट विल बी के एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। के का वैल्यू 2.2 इंटू 8.8 10 का पावर माइनस का 12 और ये ई का वैल्यू। एक काम करो यार, अगले पेज पे कर लो, यहां पे कचरा ही होगा बिना फालतू में, यहां भी कचरा ही होगा, उससे तो बेहतर है कि हम अगले पेज पे इसको सॉल्व कर ले। ई का वैल्यू सिग्मा डिवाइड बाय के एप्सिलॉन नॉट। अरे सो सिग्मा इज इक्वल्स टू ई इंटू के एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ई की मैं बात करूं तो कितना रहेगा, 3 इंटू 10 की पावर 4, के की जगह 2.2, 8.85 10 का पावर माइनस का 12, 6.6 इंटू 8.85 10 का पावर कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 8। चलिए भाई कैलकुलेशन वाला पार्ट है, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें। 8.85 को मैं 6.6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6 5 30 होते हैं, 48 49 50 51 हो जाएगा ये। It will be 58.41 10 का पावर माइनस का 8। पूरी पिक्चर में से इसको और पॉइंट आगे खिसका देते हैं, 5.841 10 का पावर माइनस का 7,
एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेशन में 6 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम पर मीटर स्क्वायर। 6 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर मीटर स्क्वायर। भाई ये है कहानी क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है 6 इंटू 10⁻⁷ के साथ? ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा इसमें। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बेटा। छाप लो फटाफट से, तुरंत प्रभाव से, जल्दी से, फटाफट से, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट खत्म करेंगे इसको फटाफट से। हो गया, छाप लिया। समझ आ रही होगी ना तुम लोगों को बातें? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी पार्ट पे? कोई ऐसा देखो बहुत रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल के इंटीग्रेशन वगैरह डिफरेंशिएशन नहीं करवा रहा हूं। सिंपल से फॉर्मुलेज हैं जो आपको करने हैं। एटलीस्ट मैकेनिक्स से तो सिंपल ही है ना। चलो भाई साहब, अगला सवाल देख लेते हैं। Each side of the tetrahedral has a capacitor of capacitance C. Find the capacitance between the points A and B. भैया देखो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है मस्त वाला। अब इन्होंने ये बोला है कि यहां पे हर एक साइड पे जो कैपेसिटेंस है वो C है, तो नेट कैपेसिटेंस A और B के बीच में कितना हो जाएगा? तो भाई पॉइंट पोटेंशियल मेथड से आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट पोटेंशियल मेथड क्या कहता है कि सर आपको जो खाली पॉइंट्स दिख रहे हैं वहां पे कोई नाम दे दो, फिर आप सर्किट को सिंप्लीफाई करो। अब ऐसा वाला सर्किट देख के तो पता ही नहीं चलता सीरीज है पैरेलल है, ना ही इसको देख के फीलिंग आ रही व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो आप बनाओ ना इसको, आप सिंप्लीफाई करो इसको। पॉइंट पोटेंशियल मेथड यही कहता है कि खाली पॉइंट्स जो भी दिख रहे हैं उनको कोई नाम दे दो। लेट्स से इसको मैंने x नाम दे दिया, इस वाले को मैंने y नाम दे दिया। a और x के बीच में एक कैपेसिटर, a और y के बीच में भी एक कैपेसिटर, b और x के बीच में एक कैपेसिटर, b और y के बीच में भी एक कैपेसिटर, x और y के बीच में भी एक, और A और B के बीच। अब देखो 4 पॉइंट्स है, चारों पॉइंट्स को मैं इस प्रकार से बनाता हूं कि मान लीजिए दिस इज द पॉइंट A, X, Y। सी 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 सी। अब ए और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, देख लो भैया। ए और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर जुड़ा है सी। भाई अब तो शायद सिंप्लीफाई हो गया सर्किट अपना। पॉइंट पोटेंशियल मेथड से सारे काम आसान हो गए। पॉइंट पोटेंशियल मेथड से सारे काम आसान हो जाएंगे। आपने पॉइंट्स की मार्किंग कर दी है, आपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर दिया है। जब इतना काम कर दिया है तो बेटा जी तुरंत प्रभाव से इस सर्किट को सिंप्लीफाई करो। हो गया, किया सॉल्व। इधर के रेशियो ले लो भैया, यहां का रेशियो C/C, यहां का रेशियो C/C, बीच वाला हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। भाई इधर का रेशियो और इधर का रेशियो सेम आ रहा है, बीच वाला शॉर्ट सर्किट हो गया अपना। ठीक है, सर्किट को सिंप्लीफाई किया तो सर्किट जो बनता है वो ऐसा बनता है। ठीक है, सो यहां पे आपका पॉइंट ए आ रहा था, यहां पे आपका पॉइंट बी आ रहा था। ये सी 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 और ये भी सी। ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में। सीरीज में C/2, सीरीज में C/2। तो भैया सर्किट को और सिंप्लीफाई करें। C/2 C/2 C। सोच लो भाई, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनका बनेगा C/2, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में बनेगा C/2 और नीचे का C एज इट इज आ गया। क्या ये ऊपर वाले A और B के बीच में, नीचे वाले भी A और B के बीच में, और ये वाला भी A और B के बीच में? तो क्या ये तीनों के तीनों जो थे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहे थे? बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो भैया, ये वाला A और B के बीच में, ये वाला भी A और B के बीच में, और ये वाला भी A और B के बीच में, तो तीनों को तीनों पैरेलल में आ गए। भैया यहां पे जो C इक्विवेलेंट बनेगा दैट विल बी गिवन बाय C/2 प्लस C/2 प्लस C, ये हो जाएगा 2C। तो C इक्विवेलेंट 2C के बराबर है। C इक्विवेलेंट 2C के बराबर है और यही आपका फाइनल आंसर। सो पॉइंट पोटेंशियल मेथड हेल्प्स यू अ लॉट इन सॉल्विंग सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी छाप लो जिसको छापना है।
और जिसको आता है बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी जल्दी से तुरंत प्रभाव से फटाफट से छाप लो, फिर भैया आगे भी बढ़ना है, अगला सवाल भी देखना है ना। हो गया, चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं हम लोगों से, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस ऑफ C नॉट इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF V एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट। भैया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, कैपेसिटेंस इसका C नॉट था, इसको आपने एक सेल के साथ कनेक्ट किया जिसके लिए EMF V डिफाइन किया है और फिर आपने डिस्कनेक्ट भी कर लिया है, ठीक है। अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हिच कैन जस्ट फिल द गैप, एयर गैप ऑफ द कैपेसिटर इज नाउ इंसर्टेड। बेटा आपने इस कैपेसिटर को जब इस सेल से कनेक्ट किया था तो वो कैपेसिटर चार्ज हुआ, जब आपने इस कैपेसिटर को सेल से जोड़ा तो वो चार्ज हुआ और अब आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो Q कांस्टेंट हो गया बेटा, यानी कि वो हमारा एक आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह काम करेगा। इस आइसोलेटेड कैपेसिटर में Q कांस्टेंट रख लेते हैं हम लोग। अब जैसे ही आप इसके अंदर, इसका इनिशियल कैपेसिटेंस जब एयर था बीच में तो इसका कैपेसिटेंस था C नॉट, अब आप क्या कर रहे हो, इसमें डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हो। आपने डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया सच दैट कि वो पूरी की पूरी जगह खा चुका है बीच में से, तो यहां पे कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा, क्या यहां पे कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। द कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स ऑफ C नॉट, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Q कांस्टेंट होने की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, अगर इनिशियली पोटेंशियल V है तो अभी फाइनल पोटेंशियल V/K हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल अगर V था, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में देखा है इनिशियली आपने उसको कनेक्ट किया था तो उसके ऊपर पोटेंशियल आया V, अब जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक डाला पोटेंशियल हो गया V/K। तो पहला है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस K टाइम्स, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बेटा इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है आपको। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो K टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, सही बात तो है सर, वो डिक्रीज हो रहा है, K के फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। वैसे तो सही है ये, लेकिन मुझे बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वैसे तो ये स्टेटमेंट सही है लेकिन मुझे कौन सा बताना है, इनकरेक्ट वाला, इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस K टाइम्स, भैया U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। तो U फाइनल यहां से क्या आ जाएगा, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। भैया जी यहां पे अगर C बढ़ता है तो U डिक्रीज होता है, तो सही बात बोल रहा है ये भी कि एनर्जी जो स्टोर हो रही है कैपेसिटर में वो डिक्रीज करता है विद द फैक्टर ऑफ K, ये सही बात है, लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तीसरा वाला द चेंज इन द एनर्जी, बेटा इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों चाहिए इस केस में मुझे। इनिशियल एनर्जी की मैं बात करूं तो आप सीधा सा हाफ Q स्क्वायर बाई 2C लगा सकते हो या फिर हाफ CV स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक है, बात वही है, बात वही आ जाएगी। चलो Q स्क्वायर बाई 2C लगा लेते हैं। फाइनल एनर्जी हाफ Q स्क्वायर बाय K टाइम्स ऑफ C। सो भाई क्या हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी कि डेल्टा U को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल करके, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C माइनस का Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2KC, सो इट विल बी Q स्क्वायर बाय 2C बाहर निकाल देंगे एंड यह बन जाएगा 1 माइनस 1/K इज डेल्टा U। भाई यहां से बात शायद समझ आ रही होगी आप लोगों को कि ये बनता है, देखो हाफ C नॉट एप्सिलॉन स्क्वायर K माइनस 1, लेकिन मेरी पिक्चर जो बन रही है वो बन रही है सर 1 माइनस 1/K के साथ में, मेरी पिक्चर बनती है 1 माइनस 1/, अरे ये तो Q को आप फॉर्मेट में लिख सकते हो ना बेटा, Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV के फॉर्मेट में लिख लीजिए, C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C से C खत्म हो जाएगा, CV के फॉर्मेट में आ जाएगा। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, अरे यार ये ऐसा लिखना कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। हाफ C नॉट तो अपना पुराना वैल्यू चल रहा था, उसके साथ एप्सिलॉन स्क्वायर कर दिया उसने बस।
चेंज इन एनर्जी में जो आप फैक्टर देख रहे हो ना, आप सिर्फ इस वाले फैक्टर को देखो कि एक तरफ k माइनस वन है, एक तरफ 1 माइनस 1 बाय के है। आपका फैक्टर 1 माइनस 1 बाय के का आ रहा है, आपका जो फैक्टर आ रहा है वो 1 माइनस 1 बाय के का आ रहा है। इसीलिए आप इस चीज पे जरा गौर फरमाइए कि साहब यहां पे फैक्टर 1 माइनस 1 बाय के का है, जो कि मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए मैं डी को कंसीडर नहीं करूंगा। मैं जो कंसीडर नहीं करना चाहता हूं वो है ऑप्शन सी। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा अपने लिए। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बेटा जी वही बात है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कैसा भी सवाल आए आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तुरंत प्रभाव से इसको भी छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी से फटाफट से सारे काम कर लो, नोट कर लो ये सारी बात, ठीक है? ओके, हाँ जी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ऑल द कैपेसिटेंस इन द फिगर आर ऑफ कैपेसिटेंस सी। भैया जितने भी कैपेसिटर दिख रहे हैं आप लोगों को यहां पे, इन सबका कैपेसिटेंस सी है। सो पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा? पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा? तो भाई कैसे बताओगे साहब? यहां पे देखिए ये सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी है, सी है और ये भी सी है। तो आप एक काम करो ना, अलग अलग करके सॉल्व करो। इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, जैसे कि मान लीजिए पी पॉइंट बनाया, पॉइंट पोटेंशियल तो सब जगह काम आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है इस केस में। ठीक है, यहां पे बीच में कोई पॉइंट बना लीजिए, जैसे आर बना लिया, हमारी मर्जी, कोई भी पॉइंट बना लिया। फिर यहां पे आगे बढ़े, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, जैसे पॉइंट क्यों ये यहां से यहां जुड़ा हुआ है, ये यहां से यहां जुड़ा हुआ है। बेटा जी बीच में एक पॉइंट मैंने आर बना लिया है। आर बनाने से मुझे यह पता चलता है कि जब तक कोई एलिमेंट नहीं आता सेम पॉइंट आगे फॉरवर्ड हो सकता है। यानी कि ये पॉइंट भी पी हो जाएगा, ये पॉइंट भी पी हो जाएगा और ये पॉइंट भी पी हो जाएगा। ये पॉइंट भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। तो देखो बेटा P और R के बीच में एक कैपेसिटर, P और R के बीच में एक और कैपेसिटर, P और R के बीच में एक और कैपेसिटर। वैसे ही कहानी चलेगी यहां पे, ये पॉइंट R बन जाएगा, ये पॉइंट भी R बन जाएगा, ये भी R बन जाएगा और ये भी R बन जाएगा। जब तक रास्ते में कोई एलिमेंट ना आ जाए पॉइंट सेम चलता चलेगा। सिमिलरली ये पॉइंट Q बन जाएगा, ये भी Q बन जाएगा, ये भी Q और ये भी Q। देखो भाई क्वेश्चन बड़ा आसान हो चुका है अब आपको लोगों के लिए, आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है क्या सही जवाब बनता है। एक बार ट्राई कर लो फिर देखते क्या। अब देखो सर्किट को सिंप्लीफाई करो यार, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट यहां पे R हो जाएगा और ये पॉइंट Q हो जाएगा। अब सुनो, क्या P और R के बीच में तीन तीन कैपेसिटर दिख रहे हैं आप लोगों को? एक यहां पे दिख रहा है, एक यहां पे दिख रहा है और एक यहां पे। देखो भाई मुझे तो नजर आ रहा है, तुम्हारा पता नहीं। P और R के बीच में एक कैपेसिटर C है, P और R के बीच में भी C है, P और R के बीच में भी C है। तो ये C C C। R और Q के बीच में एक कैपेसिटर है, हाँ सर बिल्कुल है, नजर आ रहा है। हो गया। Q और R के बीच में भी एक कैपेसिटर नजर आ रहा है और R और Q के बीच में भी कैपेसिटर नजर आ रहा है। मतलब ये कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगी। सी सी, बोलो सही बात है? तो आपने क्या किया, सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया। वो वैसा सर्किट था, हमने सारे पॉइंट्स मार्क करके सबको सिंप्लीफाई कर दिया। P और R के बीच में तीन कैपेसिटर पैरेलल में, R और Q के बीच में भी तीन कैपेसिटर्स पैरेलल में। सिंप्लीफाई करने पे ये P पॉइंट है, ये बन जाएगा 3C, ये R पॉइंट हो जाएगा और ये भी बन जाएगा 3C, ये पॉइंट Q के साथ में। सो अब आप देख लो P और Q के बीच में इक्विवेलेंट जो बनेगा दैट विल बी गिवन बाय 3C/2। इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 3C/2 हो जाएगा, यानी कि 1.5C इज द फाइनल आंसर बेटा। अरे हाँ 1.5C इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। ये क्वेश्चन नंबर 12 की कहानी होगी, फटाफट से छाप लो, जल्दी जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, समझते हो क्वेश्चन नंबर 12? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहे हैं हम लोगों से? यहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है A और B के बीच में। देखिए भाई ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ये आपको बताना है।
ऐसे क्वेश्चंस में भी आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगा लीजिए। पॉइंट पोटेंशियल मेथड के हिसाब से अगर हम बात करें, सो लेट्स से दिस इज द पॉइंट x, तो बेटा जी जब तक कोई एलिमेंट नहीं आता पॉइंट आगे बढ़ जाता है। इधर आओ, जब तक कोई एलिमेंट नहीं आएगा पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, पॉइंट आगे बढ़ जाएगा और पॉइंट आगे बढ़ जाएगा और पॉइंट आगे भी बढ़ जाएगा। देख लो भाई, मैंने सिर्फ पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाया। मैंने बोला यार ये पॉइंट बी है, आगे बढ़ूंगा एक कैपेसिटर आ जाएगा, नीचे जाऊंगा कैपेसिटर आ जाएगा। ये पॉइंट ए है, आगे जाऊंगा कैपेसिटर है, नीचे जाऊंगा तो भी कैपेसिटर है। बेटा जी यहां पे एक पॉइंट मार्क किया मैंने एक्स, यही पॉइंट इधर भी आ जाएगा बिकॉज कोई एलिमेंट ही नहीं है। फिर यही पॉइंट इधर आ जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं है। यही पॉइंट इधर आ जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं है। जब तक कोई एलिमेंट नहीं होगा सेम पॉइंट आगे फॉरवर्ड हो सकता है बेटा। अब आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आपको बस इतना सा करना है कि एक पॉइंट बनाना है ए वाला, एक पॉइंट बनाना है एक्स वाला और एक पॉइंट बनाना है बी वाला। ए और एक्स के बीच में मुझे दो दो कैपेसिटर्स दिख रहे हैं। सिमिलरली बी और एक्स के बीच में भी मुझे दो कैपेसिटर्स दिख रहे हैं। दिख रहा है तुम लोगों को? ए और एक्स के बीच में 2/3, ए और एक्स के बीच में 2/3, बी और एक्स के बीच में 2, बी और एक्स के बीच में भी 2। सो ये हो जाएगा ए और एक्स के बीच में 2/3, 2/3, 2 और ये भी 2। सिंप्लीफाई कर लो यार, क्या ही बचा इसमें तो। कितना हो जाएगा? 4/3 और ये हो जाएगा 4। डायरेक्टली ऐड कर दो यार, 2/3 प्लस 2/3 4/3, 2 प्लस 2 4। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फर्दर सिंप्लीफाई किया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। भाई 4/3 और 4 का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहां पे जो बनेगा वो हो जाएगा सी इक्विवेलेंट। दैट सी इक्विवेलेंट विल बी गिवन बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 डिवाइड बाय 4 प्लस 4/3। ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4 3 12, 16 डिवाइड बाय 3 1। माइक्रो में चल रहा है, हाँ माइक्रो में चल रहा है, तो इट विल बी 1 माइक्रो फैरेड। माइक्रो में चल रही पिक्चर, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रो फैरेड। तो यहां पे सी आ जाएगा ऑप्शन हमारा 1 माइक्रो फैरेड के साथ। सिंपल सा क्वेश्चन था, हलवा सा सवाल था। तो भैया ये है क्वेश्चन नंबर 13। तुरंत प्रभाव से छाप लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 की ओर। हो गया, बढ़े आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही प्यारा सवाल है, थोड़ा गौर फरमाइएगा। द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर चार्ज्ड अप टू 100 वोल्ट। नाउ आफ्टर रिमूविंग द बैटरी अ 2 मिलीमीटर थिक प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। भैया क्या हो रहा है, एक प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने चार्ज किया है 100 वोल्ट की बैटरी से। अब आपने बैटरी रिमूव कर दी है। देखो भैया बैटरी रिमूव करने से क्यू कांस्टेंट हो गया फिर से मेरे पास। आपने बैटरी रिमूव करी, उसके बाद 2 मिलीमीटर थिक प्लेट को इंसर्ट किया, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक है ये, 2 मिलीमीटर थिकनेस का आपने इंसर्ट किया। देन टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए, सेम पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को इंक्रीज किया गया बाय 1.6 मिलीमीटर। यानी कि समझो ये कहानी कुछ इस प्रकार से थी। पहले तो एयर था प्लेट्स के बीच में, पहले तो प्लेट्स के बीच में एयर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चार्ज किया इसको आपने, बैटरी रिमूव कर दी, ठीक है बढ़िया। यहां पे इसका पोटेंशियल हो गया 100 वोल्ट का, इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, और इस पे चार्ज आ रहा था क्यू, ठीक है। अब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट तो किया, लेकिन साथ ही साथ मुझे सेम पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए इनके बीच का सेपरेशन को भी बढ़ाना पड़ा। तो आज सेपरेशन हो चुका है डी प्लस 1.6, और इसमें टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक भी आपने इंसर्ट करके रखा हुआ है। टी थिकनेस का एक डाई इलेक्ट्रिक आपने इसमें इंसर्ट करके रखा हुआ है, विच इज ऑफ 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां पे इतने से पार्ट में एयर हो जाएगी, अभी भी पोटेंशियल 100 वोल्ट ही रहेगा, इसीलिए आपने इनके बीच के सेपरेशन को बढ़ा दिया है। बेटा देखो पहली चीज तो क्यू कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि बैटरी को रिमूव कर दिया गया है।
सो Q वाला पार्ट हो जाएगा कांस्टेंट क्योंकि बैटरी रिमूव कर दी गई थी, ठीक है। अब Q वाला पार्ट कांस्टेंट हो गया है और अब आप देखो तो वोल्टेज को सेम करने के लिए प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को इंक्रीज कर दिया गया बाय 1.6 मिलीमीटर। सो पहले अगर प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D था तो आज सेपरेशन हो जाएगा D प्लस 1.6, ठीक है। तो यहां पे Q कांस्टेंट होने की वजह से Q इनिशियल इज इक्वल्स टू Q फाइनल के हिसाब से C इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल्स टू C फाइनल V फाइनल मुझे सेम पोटेंशियल रखना है। देन टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है मुझे, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल भी बराबर है। तो मैंने क्या किया, प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को इंक्रीज कर दिया बाय 1.6। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। इनिशियल C की जगह एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D करोगे, नए वाली की जगह एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि देखिए भैया इनमें तो कोई बदलाव नहीं किया, बदलाव हुआ है यहां पे। सो ये होता है T अपॉन K प्लस D माइनस का T हुआ ये सब, लेकिन इसमें साथ में 1.6 को साथ में और जोड़ दिया क्योंकि थिकनेस बढ़ा दी गई है। पहले जो D हमारे पास सिंगल हुआ करता था, आज वो D 1.6 हो चुका है। तो यानी कि पिक्चर कुछ ऐसे बनेगी, D प्लस 1.6 माइनस का T, ऐसे बनेगा ये। पहले D होता था, आज वो हो चुका है D प्लस 1.6, ठीक है। चलिए भाई, अब जो जो कटता है वो काट डालो, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A। सो 1 अपॉन D इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T यानी कि 2 डिवाइडेड बाय K प्लस D की जगह 2 प्लस 1.6 माइनस का सॉरी D प्लस 1.6 माइनस का 2, ठीक है। ये पार्ट उधर आ जाएगा। सो 2 बाय K प्लस D प्लस 1.6 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू D। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, D से D समाप्त हो जाएगा। सो 1.6 माइनस 2 माइनस का 0.4 होता है। सो 2 बाई K इज इक्वल्स टू माइनस का 0.4 इज इक्वल्स टू 0। सो बेटा ये हो जाएगा 1.6 माइनस 2 यानी कि 0.4, वो भी माइनस का, वो उधर जाएगा प्लस में बन जाएगा। सो 2 बाई K यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, 2 बाई K जो हो जाएगा वो 0.4 के बराबर हो जाएगा। तो K का वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.4 यानी कि 20 डिवाइड बाय 4, यानी कि K का जो वैल्यू बनेगा दैट विल बी योर 5। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि मुझे ऑप्शन ए पे मिलता है। सिंपल सी बात थी, ये इनिशियल केस था हमारे पास, ये फाइनल केस था हमारे पास। ये इनिशियल केस था, वो फाइनल केस था। तो आपके सारी पिक्चर यहां पे सॉर्टेड है, ठीक है। सो पूरी पिक्चर क्या है बेटा, यहां पे सॉर्टेड है। तो जल्दी जल्दी से छाप लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया, सबने छाप लिया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इधर आ जाइए, ये फाइनल आंसर हमारे यहां पे हो चुका है। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल। इन द फिगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द गिवन 3 कॉन्फ़िगरेशंस, द रेशियो ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस इन 1:2:3। बेटा जी इनमें C इक्विवेलेंट का रेशियो बताना है। पहले वाले केस में आप C इक्विवेलेंट निकालिए, दूसरे वाले केस में C इक्विवेलेंट निकालिए, तीसरे वाले केस में भी C इक्विवेलेंट निकालिए, और तीनों का जो रेशियो है वो हमें बता दीजिए कितना होगा, वो आपको बताना पड़ेगा रेशियो, ठीक है। तो भाई कैसे करेंगे इसको सॉल्व, क्या तरीका रहेगा इसको सिंप्लीफाई करने का, उस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा आपको। देखिए भाई बाकी सब तो सिंप्लीफाई है, ये वाला कैसे करेंगे, इसके लिए करने के लिए आपके पास और भी तरीके हैं, जैसे कि स्टार डेल्टा मेथड से भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इट्स अप टू यू बेटा, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो, बाकी तो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ये पहले वाले में थोड़ा सा आपको हो सकता है टाइम लगे। अगर मैं यहां पे आपको C दे दूं तो बात बन जाएगी क्या बेटा, फिर है? अगर यहां पे मैं C दे देता आपको साथ में, तो क्या यहां पे बात बन जाएगी अपनी, बोलो। सारे केसेस में C आइडेंटिकल है, जैसे कि यहां का कैपेसिटेंस अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकाल दूं, तो मैं थोड़ा सा आइडिया ले लेता हूं, मैं डायग्राम में थोड़ा सा देख लेता हूं। So 2C and C, so 2C into C divided by 3C, 2C by 3 plus का C, 5C by 3, इसका हो जाएगा पॉइंट, ये X, ये Y। तो कोई एक मिनट, हाँ तुम लोग तो करते रहो अपना अपना ट्राई, तुम्हें थोड़ा ही मना किया मैंने। मैं बस चेक कर रहा हूं कि उसका सर्किट कहीं गलत तो नहीं है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है बस उसमें ना। ए और एक सी 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 सी,
शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बीच वाला पार्ट तो। ओके एक्स और वाई के बीच में 2c ठीक है, एक मिनट रुको। चलो भाई ट्राई तो करो एक बार, देखो 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 क्या आंसर बनता है इसका। हाँ हाँ, अरे वो तो मैं कर रहा था, तुमने क्या क्या ट्राई, तुम्हारा क्या आंसर बन रहा है इसमें? यार इसमें पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगा ले क्या एक बार, ए वाले को सिंप्लीफाई कर लेके देखते हैं। यार ए वाले को सिंप्लीफाई करें तो ये सर्किट कुछ ऐसा है बेटा। ठीक है, हाँ लो भाई, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा। चलिए भाई पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करते हुए चले, हमने बोला भाई ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए बन जाएगा। बहुत बढ़िया साहब, अच्छी बात है। जैसे मैं इधर जाता हूं मुझे कैपेसिटर दिखता है, काम खराब हो जाएगा। जैसे मैं नीचे आऊंगा कैपेसिटर दिखेगा, काम खराब हो जाएगा। इधर आइए, ये पॉइंट बी यहां पे आया, ठीक है, ये ऊपर जाने लगा, पहुंच गया। क्यों? क्योंकि सर कोई भी एलिमेंट रास्ते में नहीं है। नीचे आने लगा, काम खराब हो गया सर। तो ये नीचे वाले पॉइंट को एक नाम दे देता हूं, लेट्स से एक्स। नीचे वाले पॉइंट को एक नाम दे दिया मैंने एक्स। इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पे मैंने बनाया पॉइंट ए, बीच में बनाया मैंने पॉइंट एक्स, और यहां पे बनाया मैंने पॉइंट बी। ठीक है, ए और एक्स के बीच में तो एक ही कैपेसिटर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मुझे भी वो एक ही दिख रहा है। बी और एक्स के बीच में मुझे दो दो दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो बी और एक्स के बीच में मुझे दो दो कैपेसिटर दिख रहे हैं, और एक कैपेसिटर ए और बी के बीच में भी दिख रहा है मुझे। तो ये कुछ ऐसी पिक्चर बन रही है बेटे इसके। ठीक है, हर एक का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो सी है। सो ये हो जाएगा सी 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 और ये सी। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। समझ आ रही बातें? ठीक है, ये सी हो गया, ये सी सी सी। ओके, तो ये हमने ए वाले को सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दिया। अब बारी है बी वाले की। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि बी वाला सर्किट और ए वाले को जो सिंप्लीफाई किया है वो सेम है। बी वाला सर्किट और ए वाले को जो सिंप्लीफाई किया वो सेम है। देखो ना बेटा, सी, वो दोनों सी पैरेलल में और एक ये सी नीचे, क्या वो सेम है? हाँ सर। सो ए और बी के सर्किट सेम है, तो ए और बी का कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट ही आएगा, यानी कि सी इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा सी इक्विवेलेंट ऑफ बी के। क्यों? क्योंकि सर दोनों के सेम ही तो सर्किट है, क्या ही अंतर है इसमें। आप सोचो कि यहां पे मैं अगर इसको बना दूं तो ये पॉइंट सीधा चल जाएगा ऐसे, यहां से इसको मैं हटा दूं, यहां से इसको हटा दूं और यहां पे बना दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सेम वही का वही सर्किट ए वाले को सिंप्लीफाई करके भी आ रहा है। इसलिए मैंने बोला ए का जो इक्विवेलेंट आएगा वही इक्विवेलेंट बी का भी आना है, तय है भैया। ये ए का इक्विवेलेंट और बी का इक्विवेलेंट सेम आएगा, जो कि मुझे ऑप्शन ए में तो नजर नहीं आ रहा है, ना ही मुझे ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। ऑप्शन बी और डी में से कोई एक बात बन सकती है साहब। तो अब मैं सी वाले को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सी वाले को देख लेते हैं क्या बनता है इसमें। यहां पे देखिए,
ए बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना सभी लोग, ये सी 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 और ये सी, पॉइंट पोटेंशियल मेथड का यूज करते हुए चलेंगे। ये पॉइंट ए हो जाएगा तो साहब इधर भी ये वाला पॉइंट ए ही बनेगा अपना, ये वाला पॉइंट भी ए ही बनेगा और ये वाला पॉइंट भी ए ही बनेगा। बनेगा? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये वाला कोई और पॉइंट बनेगा, लेट्स से एक्स नाम दे दिया इसको मैंने। इधर आइए, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट बी बी हो जाएगा, बीच में एक सर्किट लगेगा, एलिमेंट लगेगा, वो उसको बना देता हूं मैं, ठीक है। और अब यहां पे ये पॉइंट बी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए यहां पे एक पॉइंट बनाना पड़ेगा वाई। तो ये पॉइंट एक्स हो जाएगा और ये पॉइंट वाई हो जाएगा। देख रहे हो, ये पॉइंट ए था, ये भी ए हो गया, यहां पे एक्स मान लिया मैंने तो ये भी एक्स हो गया, ये पॉइंट बी था तो ये भी बी हो गया, ये वाई मैंने माना और ये वाई मैंने माना। इस सर्किट को सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, सर्किट को सिंप्लीफाई कीजिए। सर्किट को सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलता है मुझे? सर एक पॉइंट ए बना लिया मैंने, यहां पे ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर नजर आ रहा होगा, एक्स और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर नजर आ रहा होगा, ए और वाई के बीच में भी एक कैपेसिटर नजर आ रहा होगा, वाई और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर नजर आ रहा होगा, और एक कैपेसिटर एक्स और बी वाई के बीच में, सी 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 और ये सी। इसको सिंप्लीफाई तो कर लो पहले, कितना होगा? ए और बी वाले को सिंप्लीफाई करें तो कितना बनता है साहब? ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 2c, c और 2c सीरीज में है तो ये हो जाएगा c इंटू 2c डिवाइड बाय 3c, c से c खत्म, 2c बाय 3। तो ऊपर वालों को सॉल्व करके 2c बाय 3 बनता है, ये 2c बाय 3 c के साथ पैरेलल में, तो c इक्विवेलेंट ऑफ a 2c बाय 3 प्लस का c, यानी कि 5c बाय 3। तो यहां पे इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा बेटा 5c बाय 3 बनेगा, तो यहां पे दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 5c डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? अब हम इसको जब सिंप्लीफाई कर रहे थे तो भैया देखो रेशो सेम आ रहे हैं, ये वाला शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट जो है वो सीरीज में आ जाएंगे। अब तो यार इतने समझदार हो चुके हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लें। दिस विल बी योर c बाय 2, दिस विल बी योर c बाय 2। भैया ये c बाय 2, ये c बाय 2 दोनों का जो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो c इक्विवेलेंट बन जाएगा c, ठीक है। तो थर्ड वाले के लिए जो c इक्विवेलेंट आ रहा है वो c आ रहा है, यानी कि अगर मैं इनके रेशो निकालूं तो ये जो रेशो आ रहे हैं दैट विल बी 5c बाय 3 इज टू 5c बाय 3 इज टू c। भैया जो कटता है काट दो, 5c से c से c, एंड ये बन जाएगा 5:5:3। तो भैया जहां पे रेशियो 5:5:3 का मिल रहा है वही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन डी। तो भैया ये क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हो गया है। सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। तो भाई तुरंत प्रभाव से छाप लिया जाए, फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हम लोग। हो गया, छाप लिया, यहां तक की सारी पिक्चर क्लियर है। ये आ जाइए फटाफट से, ये थर्ड वाला केस हमने सिंप्लीफाई कर दिया और रेशो आ रहा है 5:5:3 का। चलिए भाई बहुत बढ़िया, कहानी समाप्त हुई क्वेश्चन नंबर 15 की, और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का एक छोटा सा प्यारा सा सेशन भी। तो भाई उम्मीद करता हूं जो सवाल मैंने आपको कराए हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे, कोई पार्ट पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी डाउट आता है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए कि सर इस क्वेश्चन में डाउट आ गया, इस टाइम पे मुझे समस्या आ रही है, तो भाई मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। बाकी भैया वीडियो वगैरह दोबारा देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाइए, क्योंकि वहां पे ये सारी वीडियोस आपके लिए फ्री में चैप्टर वाइज अरेंज करके रख दी गई है, जिससे कि किसी भी वीडियो को ढूंढने में कोई टाइम वगैरह वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी भाई अपने दोस्तों तक ढिंडोरा पीट देना है, उनको जाके बता देना है कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो कि फ्री में ऐसा धांसू सा कंटेंट दे रहा है, तो इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है, सीधा मैग्नेट ब्रेन्स आके ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो यहां पे खत्म होता है एमसीक्यूज का पार्ट, और इसके बाद शुरू होगा एमआईक्यू यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि करेंगे हम अपने अगले सेशन में। लेकिन ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।